Don't miss another update. नमस्ते, आप सभी दर्शकों का स्वागत है चैनल पर। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये विषय इतना महत्वपूर्ण है जिसे अधिकतर लोग समझते नहीं है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसको समझे बिना आपके ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं और आक्रांता एक गुपचुप तरीके से आपको पूरी तरह से अपने वश में ले रहे हैं, जिसका आपको आभास तक नहीं है, वो एक छद्म युद्ध है। और उस छद्म युद्ध के बारे में जानकारी करना बहुत आवश्यक है। इस छद्म युद्ध के कई सारे अवयव हैं, कई सारे इसके प्रसंग हैं। इसका एक आर्थिक पर्सपेक्टिव है, जिसको हम आर्थिक दृष्टिकोण कह सकते हैं, और इसका एक धार्मिक दृष्टिकोण भी है, क्योंकि अंततः अर्थ के माध्यम से यह जो हलाल का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है, ये अर्थ तो इसका एक माध्यम है, और इस अर्थ के माध्यम से निज़ाम मुस्तफ़ा पूरी दुनिया के ऊपर नाफिज करने की एक चाल है। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। आज हमारे साथ में आपके चिरपरिचित तुफैल चतुर्वेदी जी, इनका परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, ये जयपुर डायलॉग्स पर बिल्कुल नियमित वक्ता है। और हमारे साथ है रवि रंजन सिंह जी। ये आप बहुत एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जो कम से कम एक जो जिसमें जो आरंभ हुआ था हलाल का, विशेष तौर से जो मीट इंडस्ट्री है उसमें हलाल का आरंभ हुआ था। और जो हमारे हिंदू सिख भाई बहन जो थे, जो पहले झटका मीट का सेवन किया करते थे, वो इस तरह से इसको बनाया गया कि जो हमारी जो झटका इंडस्ट्री थी, जो हिंदुओं और सिख के हाथ में थी, वो लगभग समाप्त प्राय हो गई और सभी जगह इस हलाल का प्रचलन हो गया। इसमें हमारी कुछ आप कह सकते हैं कि एक अनदेखी भी उसका कारण है और हमारी अज्ञानता भी उसका कारण है। तो मैं पहले लूँगा तुफैल जी को। तुफैल जी, आप तो पहले हमें ये समझाएं कि ये हलाल हराम भला क्या है। आपने बिल्कुल सही शब्द प्रयोग कर लिया, और ये इसमें ग्रे नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है। आपने दोनों शब्द प्रयोग कर लिए। हलाल, मैं एक घटना से बात करूंगा। मेरी एक मित्र आई हुई थी बॉम्बे से, तो उन्हें एयरपोर्ट पहुंचाने जाना था। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में खान चाचा नाम से एक खान मार्केट में मीट की शॉप है, मैं उसको ट्राई करना चाहती हूँ। मैंने चलिए, मैं उन्हें ले गया। तो क्यों थी वहां और कुछ, तो उसमें दो सिख खड़े हुए थे, और केशधारी थे, पगड़ी वाले थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा कि गुरमुखो, झटका छोड़ दिया? तो उनमें एक बोला कि फर्क पैंदा। मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता, इस पगड़ी के लिए कितने शीश दिए गए हैं, अंदाजा है ये कितनी मुश्किलों से आई है। कारण क्या है कि वो सस्ता और एक मीट मिलता है। लोग इसको नहीं महसूस करते कि हलाल मांस ही नहीं है। बेसिकली हलाल क्या है कि इस्लाम की जो संसार की चीजों को देखने की दृष्टि है, वो कुछ भी हो सकता है। पानी पीना भी हो सकता है, कपड़े पहनना भी हो सकता है। कौन सी चीज इस्लाम के हिसाब से ठीक है और कौन सी चीज इस्लाम के हिसाब से गलत है। जो सही है वो हलाल है और जो गलत है वो हराम है। ये मैं 2-3-4 कुरान की कुछ आयतें आपको पढ़ के सुना रहा हूं। जी जी। ये 9वीं चैप्टर की 130वीं आयत है। ए मोमिनो, इस्लाम में भरोसा नहीं करने वाले काफिरों को मार डालो, तुम्हें उन्हें अपने भीतर की सख्ती का एहसास कराओ। अब एक सामान्य व्यक्ति हत्यारा कैसे बनेगा? ये तो कठिन है। ए मोमिनो, मैं गैर मोमिनों के दिल में भय पैदा कर दूंगा, उनके गले काट डालो और उनकी उंगलियों को छपक दो। ये 8वीं सूरा की 12वीं आयत है। जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन में यकीन करते हो, उनकी दीन हरगिज कबूल ना होगा। तो ये जो डूज और डोंट्स के लिए, क्योंकि डूज और डोंट्स
तय करने से बात नहीं बनती, मानेगा कोई कैसे? मनवाएगा कौन कि ये गलत है, इस्लाम के हिसाब से ये नहीं करने देना है। जो अभी आपको ध्यान है कि फ्रांस में हुआ है कि गला काट दिया एक 18 साल के लड़के ने, ये हलाल हराम का मामला है। जो चीज इस्लाम के हिसाब से हराम है, मोहम्मद की तस्वीर बनाना, उसके लिए उसने गला काट दिया। तो ये सिर्फ मांस नहीं है, मगर मांस भी बहुत बड़ा कारण है। इस्लाम है क्या कि इस्लाम अपनी नजर से जो सृष्टि का अंतिम दिन है, जिसे वो कयामत कहते हैं, उसके लिए डूज और डोंट्स तय करता है। और ये सब किसी को कैसे स्वीकार होगा कि जैसे इस्लामी दृष्टि यह है कि कोई भी कपड़ा पहनने से शुरुआत करने पर दाएं हिस्से से शुरू करना चाहिए, यानी दाएं पैर से पजामा पहनिए पहले, फिर बाएं डालिए, दाएं हाथ से कमीज पहनिए, बाएं हाथ बाद में डालिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये हराम है। आप अपनी बीवी को कैसे गले लगाएं इसके नियम तय हैं, आप नहाएं तो कैसे इसके नियम तय हैं, ये सब कुछ बना रखा है। तो ये मानसिक दास्ता कैसे स्वीकार करेगा कोई? मन में आएगा ना कि ये तो क्या है जी, हमें क्या जानवर बना रखा है कि हर चीज हम तय करेंगे, हमारा मालिक ही हमारी नाक नकेल घुमाएगा। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए जो लगातार छोटी छोटी हैमरिंग है, लगातार ठोकते रहना है। कभी ट्रेनिंग का जो मामला, जैसे मैं एक डॉग ट्रेनिंग करने का तरीका होता है, डॉग ट्रेनिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होती। डेली अपने पेट को आपको थोड़ी देर उसके साथ उस सब की प्रैक्टिस करानी पड़ती है, और अगर वो करता है तो उसको पेट कीजिए, उसको कुछ बिस्किट खिलाइए, कुछ दीजिए, और अगर नहीं करता तो उसको इग्नोरेंस दिखाइए। आपको लगातार उसके मन को गुलाम बनाना पड़ता है। उस गुलामी की जो मूल चिंतन है उनमें से एक है कि आपको हराम ने झटका नहीं खाना है। और ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, आप इसकी कल्पना सामान्य रूप से नहीं कर सकते। आज भारत की सारी होटल इंडस्ट्री, क्योंकि मुसलमान ये पूछते थे कि भाई ये हलाल है या झटका है, उसने होटल वाले ने बताया झटका है, हम नहीं खाएंगे। ट्रेन में जितना मीट सप्लाई होता है, एयरलाइंस में जितना मीट सप्लाई होता है, ये सारा का सारा बिजनेस लाखों करोड़ों का बिजनेस है। ये पूरा का पूरा छिनकर हाथ से निकल गया। दिल्ली में जो बूचरीज हैं, इन सब का सिस्टम हलाल है। आपको जो सिखों की दुकान पर भी मीट मिलता है वो भी झटका नहीं है, हलाल है, क्योंकि इसका सिस्टम ही नहीं कुछ छूटा। तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पर संसार को अपनी दास्ता में समेट लेने का काम है। और इसके लिए जो अधिकृत वाणी है वो सरदार रवि रंजन सिंह जी की है। बिल्कुल, वो सरदार रवि रंजन जी के पास आएंगे और मीट इंडस्ट्री के मुतालिक जो बातें हैं उनकी तो बातें करेंगी, लेकिन नहीं, आप चावल, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि मीट तो शुरुआत थी। आजकल तो ये हालात है कि आपका पूरा का पूरा सब्जियों का व्यापार जो है उसको भी हलाल हराम में कराना शुरू कर दिया, और आप उसका असर देख रहे होंगे कई जगहों पर। कॉस्मेटिक्स साबित होना है, सारी दुनिया अपने ताबे लेनी है, सबको अपने जूते के नीचे रखना है। हम हैं जो करेंगे क्या सही और क्या गलत। ये सोच जनतंत्र के खिलाफ है, मेरे आपके मानवाधिकारों के खिलाफ है। मेरी जो भारत में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, जुडिशरी चल रही है, जो हमारा प्रॉपर सिस्टम डूज और डोंट्स है, इसके पैरेलल एक धारा खड़ी की जा रही है जी। मैं सरदार रवि रंजन जी के पास आता हूं अब। रवि रंजन जी, आपने इस हलाल के विरुद्ध एक बहुत बड़ा मोर्चा संभाल रखा है, और आप बिल्कुल जमीन से जुड़कर ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रहे हैं। और इसका सबसे पहला जो आपने बीड़ा उठाया है वो ये उठाया है कि जो मीट इंडस्ट्री में झटका, जो हमारा एक 20-25 साल पहले बिल्कुल एक नियमित एक चीज़ हुआ करती थी, और सब लोग जो थे वो झटके का ही सेवन करते थे, विशेषकर सिखों में। तो मुझे भी इसकी जानकारी है, यद्यपि मैं सामिश नहीं हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इसकी जानकारी है कि हमारे सिख भाई बहन तो झटके के अलावा कोई किसी प्रकार का मांस छूते भी नहीं थे। जी। और हमारे यहाँ भी, जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ कि बहुत बड़ा वर्ग है, खटीक वर्ग है, वो बेरोजगार होता जा रहा है, क्योंकि उनका जो नियम था वो उस प्रकार से करते थे। और हलाल में तो
नियम इस प्रकार के हैं कि पूरी फूड चेन में अब जी किसी न किसी मुसलमान का होना जरूरी है। जी जी जी। तो आप हमें बताएं कि हमारे ग्रंथों से आपके सिख ग्रंथों से, जी हमारे धार्मिक ग्रंथों से ये किस प्रकार, इस प्रकार की जो क्रूरता है, जो क्रूएल्टी है, ये किस प्रकार से तो निषेध है, और जी जी। गुरु गोविंद सिंह का क्या आदेश है, किस प्रकार से आप ग्राउंड लेवल पे इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, इसका प्रतिरोध कर रहे हैं, इस पे थोड़ी जी। हमें जानकारी दें। पहले तो दीक्षित जी आपका धन्यवाद, तौफीक जी आपका धन्यवाद, आप दोनों यहाँ पे हैं, और ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जयपुर डायलॉग्स, और जिससे लोगों तक, इसमें ना खाली लोग ज़्यादा हैं बट इंटेलेक्चुअल क्वालिटी ऑफ पीपल जो आगे और स्प्रेड कर सकते हैं। अब रही बात इसकी, अब हम लगभग ये लोग जानने लगे हैं, हम सब लोग जो पहले नहीं जानते थे, कि हलाल केवल मांस तक नहीं सीमित है। जी, जैसे आपने बताया, इवन हलाल का आज की डेट में हलाल नाइट क्लब्स, हलाल प्रोस्टिट्यूशन भी है, ठीक है, सर्टिफाइड ये सर्विस प्रोडक्ट से सर्विसेज में भी है, और आगे जो हलाल बैंकिंग और हलाल स्टॉक एक्सचेंज है वो आगे आने वाली चीजें हैं, जो सेकंड इसका जो फेस है वो इससे भी खतरनाक होगा। अभी हम वापस फर्स्ट फेस पे आए तो मैं दिल्ली से अगर बात करूं तो दिल्ली में जब हम बच्चे थे तो देखते थे कि हलाल और झटका दोनों की दुकानें हैं। धीरे धीरे उस पे मुसलमान बढ़ते गए, एक तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती गई, दूसरा हम उसे गंदा व्यापार मानते गए कि यार ये तो गंदा काम है, तो कुछ हम विड्रॉ होते गए और कुछ वो पॉलिसी में होते गए। तो मुर्गा मंडी दिल्ली में जामा मस्जिद में होती थी, जिसके एक तोता राम जी प्रेसिडेंट होते थे। आज वहां पे वो वहां से गाजीपुर शिफ्ट हो गई है, और वहां पे एक भी कोई हिंदू की दुकान नहीं है। मतलब हिंदू का मतलब हिंदू सिख है जिसकी भी ये स्थिति मीट की है। मांस एक ऐसी चीज है जो अब 95% जो हमें दिख रहा है कि 95% कब्जा हो गया है, वो हो 100% गया, क्योंकि वो जो 5% दिख रहा है सिख की दुकान, जैसे तौफीक जी ने बताया, उसमें भी बहुत कम चांस है कि वो पीछे से सप्लाई जो है वो हलाल की है, तो वो बैठा क्या करेगा। वो इंडस्ट्री टोटल जा चुकी है। मगर एक एडवांटेज मेरे को ये है कि हलाल, जब ये मीट की बात होती है तो मांस में खाना छोड़ सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, मैं मांस ना खाऊं अगर मुझे झटका नहीं मिल रहा। मगर आज अगर 95% या 100% या जो भी कहें, ये होते हुए अगर मुझे नहीं मिल रहा झटका, हलाल मिल रहा है, मैंने छोड़ दिया। मगर अब जब स्थिति बाकी चीजों पे भी 20% 25% की आ गई है, और जिस दिन ये स्थिति 100% आटा ही हलाल मिलेगा, तो आटा नहीं मैं छोड़ सकता, वो तो मुझे लेना ही पड़ेगा। औरंगजेब के जजिए में और इस जजिए में ये फर्क है कि वो मुझे मालूम था कि साहब आपने नाम रखवाना है तो उसका अलग जजिया, और मंदिर जाना है तो उसका ये, या जो भी उसका एक टैक्स सिस्टम था वो हमें मालूम था, और हम उसे दे रहे थे, गुलामी में दे रहे थे, दास्ता में दे रहे थे, मजबूरी में दे रहे थे। ये ऐसा है कि हमें मालूम ही नहीं कि हम क्या दे रहे हैं। और रही बात मालूम होने के अतिरिक्त क्या है कि दो तरह की दास्ता है। एक तो दास्ता ऐसी है कि आपको गन पॉइंट पे दास बनाया जा रहा है। एक जमाना था कि अगर इस्लाम नहीं कबूल करोगे तो आपको मार दिया जाएगा, ये है वो। दूसरी दास्ता है जो हमने खुद स्वेच्छा से अपने गले लगाई हुई है, तो ये स्वेच्छा वाली है। इसकी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। 45 डिग्री 50 डिग्री दिल्ली में टेम्परेचर है या जयपुर में है, मगर हम टाई लगा के एक सरकारी बस में जा रहे होते हैं, जिससे हम समझते हैं हम बहुत बड़े एक इंटेलेक्चुअल हैं, क्योंकि मैंने टाई लगाई हुई है, और सामने वाला भी बड़ी इज्जत से देखता है मैं टाई लगा के आया हूँ। यदि मैं टाई की जगह कुर्ता पजामा पहन लूंगा तो क्या अमेरिका बम्बार्डमेंट कर देगा यहाँ पे, या मेरे को ब्रिटेन से कोई जहाज उनका आके दिल्ली पे बम्बार्डमेंट कर देगा, साहब आप ये कुर्ता क्यों पहनते हो? वो हमें गुलाम नहीं बनाना चाह रहे, हम बनना चाह रहे हैं। अब इस्लाम पे आ जाए तो उसमें वो भी हमें गुलाम बनाना चाह रहे हैं, और हम तो बनने में तत्पर हैं ही। हमें तो कोई गुलाम बनाए और तो हम बने, गुलाम बनाए और हम बने। ये
मतलब ये उस लड़की की कहानी है जो ये देख रही है कोई मुझे सीटी तो मारे, मैं तो बॉयफ्रेंड के साथ भागने को तैयार हूँ। हम उस स्थिति में बैठे हुए हैं। अब वो सीटी मारता है और हम भागने को तैयार बैठे हुए हैं। अब ये जो मीट की इंडस्ट्री से मैं चावल तो नहीं छोड़ सकता, तो मेरे को वो खाना ही पड़ेगा। मैं एक पैकेट बड़ा पुराना है, बार बार वही दिखाता हूँ क्योंकि आज 10 साल बाद भी वही पैकेट ऐसे ही चल रहा है। इसमें हम जब देखते हैं ये एक निशान देखते हैं, ये ग्रीन डॉट देख के हम खुश हो जाते हैं कि ये वेजिटेरियन है भी, मगर इसके ठीक ऊपर हम एक मिस कर देते हैं डॉट देखना, हलाल सर्टिफाइड। शायद इसको अलग से आपको अभी भेजता हूं। तो ये हम शाकाहारी होने का मतलब ये नहीं कि हम हलालाहारी नहीं हैं, हम शाकाहारी भी हैं और हलालाहारी भी हैं, और हलाल हमारे को परोसा जा रहा है हमारी नॉलेज के बगैर। अब ये एक 50 रुपए के पैकेट में से जो सर्टिफिकेट मिला उसके लिए कुछ फीस दी, वो 5 रुपए तो दिए। तो ये तो हमें समझ आ गई कि 50 रुपए में से 5 रुपया जजिया चला गया, या मेरी अपनी सुपारी मैंने खुद दे दी। मगर यहाँ पे गणित कुछ ऐसा है कि इस 50 रुपए में से शायद मैंने 100 रुपया दिया है टैक्स। खर्चे मैंने 50 है और टैक्स 100 दिए। ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स गणित है। अब ये एक बड़ी अजीब बात है कि 50 में से आपने 100 कैसे दे दिया, खर्चे तो आपने 50 जी। इसमें एक तो ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। से दिल्ली में एक होटल है, रेस्टोरेंट है, वो उसमें प्रोडक्ट सर्टिफाइड है जी। चिकन कढ़ी जो है ये हमारी हलाल की है, प्रोडक्ट है, या चिकन टंगड़ी हलाल की है प्रोडक्ट। मगर जब वो एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफाई होती है एज अ होल, तो वो एस्टेब्लिशमेंट जहां से खरीदेगी, अगर वो चीनी का बोरा खरीद रही है तो वो बोरा भी हलाल सर्टिफाइड होगा। मींस वो जिस शुगर मिल से या एजेंसी से आ रही है वो एजेंसी हलाल सर्टिफाइड है। तो 5 रुपए तो इसमें से यहां गए और 50 रुपए वहां गए उस बोरे में, यानी ये 5 का 7 रुपए हो गया। अब वो शुगर मिल कैसे सर्टिफाइड है, या वो शुगर का जो एजेंट है वो कैसे सर्टिफाइड है कि वो जहां से बैग खरीद रहा है, शुगर बैग, वो भी हलाल सर्टिफाइड है। तो यानी पिरामिड ऐसे शुरू हुआ। तो जिसको मैं 50 रुपए में 5 रुपए समझ रहा हूं, हो सकता है मैं 50 में से 100 रुपए दे रहा हूं। मतलब ये गणित बड़ा मुश्किल है कि वो 50 में से 100 है, या मगर डेफिनेटली 5 से ज्यादा है। और ये जो सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं, अब इसके पहले हम इकोनॉमिक्स पे आए, तो ये एक तो ये केवल मुसलमान ही सर्टिफाइंग एजेंसी चला सकता है, उसमें मुस्लिम ही होंगे। तो उस सर्टिफाइंग एजेंसी में जितने एम्प्लॉय होंगे मुस्लिम होंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो जो जैसे सबसे बड़ी यहाँ पे भारत में एक सर्टिफाइंग एजेंसी है जमायत उलमाए हिंद दिल्ली में, और वो अपनी वेबसाइट पे क्लियर लिख रहे हैं कि हम जो आपसे पैसा ले रहे हैं ये वो हम टेररिस्ट फंडिंग में लगा रहे हैं। इसमें वो कोई भेदभाव, कोई छुपाने वाली बात नहीं कर रहे। सिर्फ इतना सा अपना एक वो ट्रिक रखते हैं कि हम जो इनोसेंट मुस्लिम्स पकड़े जाते हैं टेररिज्म में, हम उनके लिए वकील मुहैया करवाते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि भारत की पुलिस इनोसेंट लोगों को पकड़ लेती है, तो भाई हिंदू को भी तो पकड़ ही लेती है ना इनोसेंट को। वो तो एक थाने का एक सिस्टम है, अच्छा या बुरा जो भी है सबके लिए है। मगर इनोसेंट मुस्लिम्स, और वो भी वो मुस्लिम नहीं जो भैंस चोरी में पकड़ा गया, वो उसको सेकेंडरी है। पहला मुस्लिम वो है जो जिसके ऊपर टेररिज्म का आरोप आपकी पुलिस ने लगाया है। तो और हम सिर्फ इनोसेंट को सपोर्ट करते हैं। अब इनोसेंट तो जब तक अनलेस प्रूव्ड गिल्टी सभी इनोसेंट हैं। अगर नीचे से लोअर कोर्ट से, एफसीबीआई कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट तक, मर्सी पिटीशन तक, यहां तक तो वो इनोसेंट है। और ये तो डिक्लेयर्ड है। और उसके अलावा क्या क्या हेल्प होती है वो एक अलग विषय है। तो पहली चीज तो ये पैसा वहां जा रहा है, तो ये हम अपनी सुपारी खुद दे रहे हैं। जैसे बहुत व्यापार में होता है कि ये आदमी बहुत टेंडर भरता है, चलो इसकी सुपारी दे दो, तो एक व्यापारी दूसरे की दे भी देता है, ऐसा भी होता हो। मगर यहाँ पे तो हम इतनी मूर्ख प्रजाति हैं, हम अपनी सुपारी देके खुद खुश होते हैं कि देखिए हमने अपनी इतनी सुपारी दे दी। अब ये तो एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया। अब दूसरा ये इसमें है कि इसमें किसी गैर मुस्लिम को, काफिर को रोजगार नहीं। अब भारत में क्योंकि ये संभव नहीं है, मान लीजिए जयपुर के पास ही कोई गांव है, वहां से एक ये चिप्स का पैकेट बन रहा है, तो ये संभव नहीं है कि 100% लेबर मुस्लिम मिले, वहां पे सीए भी मुस्लिम मिले। सीए कोई ना कोई अग्रवाल जी हो जाएंगे या सक्सेना जी हो जाएंगे, और ट्रक ड्राइवर कोई ना कोई सिद्धू साहब हो जाएंगे। तो इस मजबूरी में ये वेवर है, ये टेम्पररी वेवर है, ये हमेशा के लिए नहीं है।
मगर उसमें भी प्रेफरेंस तो उसको ये, मतलब दूसरे आदमी को इसलिए नहीं रखा जा रहा कि वो काफिर है। तो डिफरेंस तो यहाँ पे भी आ गया। और ये खाली मीट में, स्लॉटरिंग में नहीं है। यहां तक तो ठीक है कि जो कलमा पढ़ेगा वो मुसलमान होगा, नमाजी होगा, जो चाकू चलाएगा वो भी होगा, मगर जो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, जो उसका एसी मेंटेन करेगा, वो भी नमाजी होगा, मुसलमान होगा। अब केवल अगर ये मांस तक और खाने तक बात होती तो वहां तक फिर एक बात समझ आती है कि जैसे कोई जैनी है, वो चाहता है कि मेरे घर में अगर कोई फंक्शन है तो उसमें कोई मांसाहार का प्रयोग ना हो। ये चाहना, ये उसका अधिकार है ऐसा करना। अब उसमें पुराने सब, अब तो केटरिंग सर्विसेज आ गई। पुराने समय में एक बूढ़े फूफा या मौसा को बिठा दिया जाता था। आप देखो ये कुछ बीच में कहीं दाल में रंग लाने के लिए अंडा तो नहीं डाल रहा हलवाई, तो बूढ़ा जो फूफा था या मौसा था, वो सारा रात बैठा, खुद भी परेशान होता और उसको भी परेशान रखता था, मगर वो काम गलत नहीं होने देता था जी। इसी तरह यदि कोई सिख है, वो कहता है कि मेरे खाने में मैं नहीं चाहता कि कोई सिगरेट पीने वाला यहाँ पे या बीड़ी पी के मेरा खाना बनाए, जो तो लंगर बन रहा है या मेरे साथ, तो वो उसका अधिकार है। इसी तरह अगर ये मुसलमान का भी अधिकार है कि वो चाहे तो ऐसा मीट वो मैं लूंगा। अगर तो अपने क्षेत्र तक सीमित है तो ठीक है, मगर आप बेच रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कमर्शियली आप पैसा सबसे ले रहे हैं मगर रोजगार केवल मुसलमान को दे रहे हैं, तो ये वन वे ट्रैफिक हो गया। अगर वो अपने लिए बना रहा है, घर में बना रहा है, मुसलमान ही बना रहा है, मुसलमान ही खरीद रहे हैं, ठीक है। ये जैन भी कर सकता है कि मेरे को किसी नॉन जैनी से लेना ही नहीं है, वो मीट खाते हैं। या सरदार जी कहता है ये सिगरेट पीता है, इससे मैं नहीं लूंगा। मगर ये आप बेच सबको रहे हो, वन वे ट्रैफिक, और रोजगार केवल अपने को दे रहे हो, तो दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी। अब इससे आगे बढ़े तो एक तो ये पैसा कहाँ यूज हो रहा है, पहले तो एजेंसी की जो फीस है वो कहाँ, वो अल्टीमेटली मेरे ऊपर ही घूम के आनी है, क्योंकि ये चिप्स वाले ने, या ये एक मैं काजल की डिबिया दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी कैटरेक्ट की डिबिया है, मगर दिस इज ऑल्सो हलाल सर्टिफाइड। ठीक है। तो यदि मेरे को ये अपनी आंखें ठीक करनी है, दवाई बहुत अच्छी है, मैं लेना भी चाहता हूं, पर मेरे पास दो ही चॉइस है, या तो मैं अंधा हो जाऊं या जजिया दूं। तो मैं इस कदर मजबूर हो गया हूं कि मेरे को जजिया देना ही पड़ेगा, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी। तो ये हमारी, अब हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं, जैसे आपने क्योंकि ये चांस दिया, अब इससे हम बाहर कैसे निकलें। ये तो स्थिति, ये तो प्रॉब्लम हो गई जी। इसी प्रॉब्लम को पहले जैसे तौफील साहब ने कहा था, तो अभी मैं दो तीन आपको, सिक्खी की जहां तक बात है, सिख होने के नाते मैं हलाल ले ही नहीं सकता, ठीक है। और इसमें बिल्कुल क्लियर ये है, जो लास्ट इसमें हुक्मनामा अकाल तख्त साहब का आया है, जथेदार संधू सिंह बरुआ ने 15 फरवरी 1980 को एक, तो इसमें क्लियर नहीं आएगा, मैं भेज दूंगा, एक उन्होंने एक वो निकाला था हुक्मनामा। पढ़कर सुना दीजिए। जी मैं पढ़ के सुना देता हूं, अभी मैं आपको भेज ही रहा हूं। तो हुक्मनामा क्या कहता है कि कोई भी सिख हलाल नहीं खाएगा। दिस इज बिल्कुल, इसमें कोई दो राय, कोई शब्दों के अंदर शब्द नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम अगर आ जाए सिक्खी में, तो हमारे 4 रहतनामा है, जिसमें 4 कुरहत है, यानी जो रहत है वही उसका ऑपोजिट कुरहत है, जैसे हलाल और हराम, ऐसी तरह। तो उन 4 कुरहतों में, वो मैं आपको अभी ये भेज दीजिए आपको, ये पढ़ के बिल्कुल शेयर द स्क्रीन में भेज दो, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 कि आपको केसों की बेअदबी नहीं करनी, यानी केस नहीं काटने शरीर के। जी। नंबर 2 जो है, वो आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना, और कोई आपको कोई नशा नहीं करना, तंबाकू विशेष तौर से प्रोहिबिटेड है, ठीक है। नंबर 3 यह है कि आपको कुट्ठा मांस, हलाल मांस का सेवन नहीं करना। और नंबर 4 यह है कि पर स्त्री पर पुरुष से संबंध नहीं बनाने। ये 4 कोई 400 डूज या डोंट्स नहीं है, जिसमें से मैं 10 भूल गया था, ये 4 ही हैं। और अगर मैं ये नहीं याद रख सकता, जिसे बजर कुरैत बोला गया, यानी
बहुत बड़ा क्राइम है ये 4। बाकी भी क्राइम है, मगर ये सबसे बड़े 4 क्राइम हैं। तो ये 4 अगर मैं नहीं याद रख सकता तो मेरे को अपने को सिख कहने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे आप बता रहे थे, आप क्योंकि आप आजकल के बच्चे हैं लगे, ये जो कुट्ठा मांस की आप बात कर रहे हैं, कहाँ पर है, संदर्भ दीजिए इसका। मैंने अभी गुरु ग्रंथ आपको, साहब में कहाँ पर है? नहीं, गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है, ये कुरहत है, रहत कुरहत। मैं अच्छा, गुरु ग्रंथ साहब से भी रेफरेंस देता हूँ, मतलब डूज एंड डोंट्स जो अकाल तख्त साहिब इशू करता रहता है समय समय पे। ठीक है, ये हाइड कर दूं मैं? अच्छा, तो ये बजर कुरैत है। जी। अब ये इसी के ऊपर मैंने अकाल तख्त साहब का एक हुक्मनामा 15 फरवरी 1980 का दिखाया है। अकाल तख्त की तरफ से कई चिट्ठियां गई हैं भारत सरकार को कि आप स्पेसिफाई करिए कि यहाँ पे हलाल बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। एसजीपीसी की तरफ से गई है, सॉरी, अकाल तख्त साहब की तरफ से नहीं, अकाल तख्त ने तो हुक्मनामा जारी किया। अब इसी तरह से जब हम सिक्खी पे आते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब को हम लिविंग गुरु मानते हैं। अभी पहले मैं अपने सनातन पे बाद में आऊंगा, पीछे हमारे क्या रहा, लिविंग गुरु मानते हैं। तो जिससे हम साधारण पुस्तक में पेज कहते हैं, क्योंकि हम उसको गुरु मानते हैं तो उसके हर पेज को हम अंक कहते हैं। तो इसमें 1350 नंबर अंग, मेरे गुरु ग्रंथ साहब का पेज नंबर 1350, उसमें ये कहा गया है कि मैं अंग्रेजी का आपको पढ़ के सुना देता हूं, इसका वर्जन, उसका पंजाबी और वो भी मैं आपको भेज रहा हूं। कुट्ठा मीट is the meat of an animal or bird slaughtered slowly. Slaughtered slowly बिल्कुल मना है। Abstaining from कुट्ठा meat is one of the requirements for a Sikh to be initiated खालसा और सहजधारी। यानी अगर सहजधारी हैं आप तो भी नहीं खा सकते, अगर आप केसधारी नहीं है तो भी। अगर आप सिक्खी में विश्वास रखते हैं तो ये सिक्खी के विरोध जा रहा है, चाहे आप केसाधारी हैं चाहे सहजधारी हैं। This is against the accordance of रहत मर्यादा, सिख कोड ऑफ कंडक्ट। ये सारी एक सिख होने की रिक्वायरमेंट है। मगर अब ये बहुत एक हमारी दुर्भाग्य है कि हमें पता ही नहीं कि हमारा रहत क्या है, कुरैत क्या है। और 400 में से 4 भूल जाऊं तो समझ आती है मैं 4 में से ही 4 भूल गया हूं। ये आज हमारी स्थिति है। इस तरह के अभी मैं आपको और गुरु नानक देव जी का, जैसे अक्सर लोग कहते हैं जी वो गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू करा था। गुरु नानक देव जी तो मीट के अगेंस्ट थे, 1350 साल। तो ऐसे ही उसमें उनका एक उच्चारण करा हुआ शब्द है, मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, कि मांस खाना है मांस नहीं खाना, ये आपका निजी विवेक है। इसके ऊपर ना यस है ना नो है, मगर आगे चल के ये है कि आपको कुट्ठा मांस हलाल नहीं खाना। सो अब ये तौफील जी बड़ी अच्छी जैकेट पहन के आए, मेरा भी दिल कर गया इनसे मांग लूं। तो ये जैकेट पहनना ना पहनना तो इनकी चॉइस है, मगर जिस समय मैं ये कह देता हूं कि आप हरी जैकेट नहीं पहनेंगे, इसका मतलब मैंने इनको ये तो अलाउ कर दिया कि आप जैकेट पहनेंगे। तो जी जब आप ये कहते हैं कि कुट्ठा मांस नहीं खाना, मींस आपने रेड शर्ट नहीं पहननी, ग्रीन शर्ट नहीं पहननी, शर्ट तो मैंने अलाउ कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ी एक हमारी में मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कुछ लोग कहते हैं जी हमारे में तो मांस ही मना है। जब वहां पे लिखा है कुट्ठा मांस मना है तो मींस मांस अलाउड है। एक बड़ी क्लियर सी बात है। अब इससे हम थोड़ा और आगे निकले, रहतनामे हो गए, ये हो गए। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं तौफील जी? हाँ बिल्कुल ठीक बात, आप बिल्कुल ठीक बात। अब इससे हम आगे निकल के आए आज के मॉडर्न संदर्भ में, तो वो 50 रुपए में से 100 रुपए का टैक्स भी हम दे रहे हैं। 100 का नहीं दे रहे तो 50 में से 10 का तो दे ही रहे हैं। 50, और वो कहाँ यूज हो रहा है ये भी है। अब हम इसको आगे बढ़ते हुए जो हलाल बैंकिंग है, जिसको हम बहुत एक सरल समझते हैं और देखने में सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, एक ऐसा बैंक जो ना इंटरेस्ट लेगा ना इंटरेस्ट देगा।
तो ये तो भगवान आ गया, बिना किसी अपने इंटरेस्ट के मेरे को पैसा दे रहा है, बिजनेस करो भैया, व्यापार करो, अपने बच्चे पालो, बहुत अच्छी बात है। मगर इंटरेस्ट लेगा ना देगा, तो जितने इंटरेस्ट लेना है मेरे जैसे ने, लोन लेना है, उसको तो समझ आती है कि बिना, अब जिसने जमा कराना है वो ऐसे बैंक में क्यों जमा करवाएगा जो इंटरेस्ट नहीं दे रहा। मैं तो उस बैंक में जमा, अगर मेरे को जमा करवाना है तो मैं उस बैंक में जमा करवाऊंगा जिससे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, और लोन लेना होगा तो उससे लूंगा जो इंटरेस्ट नहीं लेगा। अब जो जमा करवा रहा है उसमें दो कारण है, एक तो वो मुसलमान है, इस्लाम को सपोर्ट करता है, और उसके अपने डूज एंड डोंट्स में वो उसी बैंक को देता है जिसको वो देगा। और जिसको वो दे रहे हैं, प्रेफरेंस मुस्लिम को है या नहीं है ये भी विषय नहीं है। वो जो लोन है वो शारिया कंप्लायंस होना चाहिए। यानी आपने एक प्रिंटिंग प्रेस डाली और आपने हलाल बैंक से लोन लिया, और हलाल बैंक ये नहीं कि भारत में चल नहीं रहे, वो कैसे चल रहे हैं वो एक अलग चीज है। जैसे कानून से तो आज साहूकार भी नहीं चल रहा, कानूनी तौर से साहूकार का एक खत्म हो गया कि, मगर वो फिर भी आपसे जाते हैं गांव में, वही पैसा देता है, वो अंगूठा लगवाता है और साहूकारी चल रही है। अब हम इसको प्रूव करने आ जाए साहूकारी चल रही है तो शायद ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मगर गांव में आज भी साहूकारी चल रही है। साहूकार बैंक में जाने से पहले, झंझट से बैंक के पहले किसान साहूकार के पास जाता है और उसका काम भी हो जाता है। मतलब डेविल इज नॉट एज ब्लैक एज इट्स पेंटेड, साहूकार काम भी आता है। इसी तरह ये भी चल रही है। अब प्रिंटिंग प्रेस के लिए आपने ली और आप ये बैठे हुए थैलियां छाप रहे हैं, सो फार सो गुड, बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जैसे ही आपने गीता छापी वो कुफ्र हो गया, तो शरिया कंप्लायंस से बाहर हो गया वो मामला। अब आप बैंक के डिफॉल्टर हो गए, या तो आप बैंक का पैसा वापस करेंगे या गीता का ऑर्डर कैंसिल करेंगे। तो यदि भगवत गीता का ऑर्डर कैंसिल होने से क्या हुआ कि फाइनेंशियली तो आप स्लेव हो ही गए, अब आपको आगे ज्ञान कहां से मिलेगा उसके ऊपर भी रास्ता बंद हो गया। आप ग्रिल्स बना रहे हैं, फैक्ट्री है आपकी, बनाते रहिए, आपको पीतल की मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिल गया तो वो कुफ्र है, वो आप नहीं बनाएंगे, वो फिर आप कंडीशंस के बाहर जा रहे हैं। दूसरी बात, जो बैंक हमारे ट्रेडिशनल बैंक है वो इंटरेस्ट लेता है, आप कहां से माल खरीद रहे हैं, कितने का खरीद रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं, बैंक को उससे कोई मतलब नहीं। उसको आप डेविल कहे या जो भी कहे, वो अपने इंटरेस्ट से मतलब रखता है, बाकी आपके बिजनेस से उसको कोई मतलब नहीं है। फैक्ट्री में मंदा हो गया, बिजली का रेट बढ़ गया, कोई मतलब नहीं है। मगर जब ये बैंक है जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा और वो आपका पार्टनर इन प्रॉफिट है, तो इतना अच्छा सज्जन आदमी जो प्रॉफिट भी तभी लेगा जब अपना हिस्सेदारी भी तभी लेगा, पार्टनरशिप, जब मेरे को प्रॉफिट होगा। तो बहुत ही बढ़िया उत्तम सिस्टम है। मगर अब बैंक को मालूम कैसे होगा तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो बैंक हैज टू गो थ्रू ऑल माय बुक्स, किससे मैंने खरीदा, कितने का खरीदा, कितने का बेचा, क्योंकि वो पार्टनर है। तो मेरी जो बिजनेस सीक्रेसी है ये भी खत्म हो गई। अब इसके, और पिछले कुछ साल से हम लोग कहते हैं जी स्विस बैंक्स, हम स्विस बैंक्स के पीछे पड़े हुए हैं। स्विस बैंक्स की कोई मैं हिमायत नहीं कर रहा कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, मगर यहां से एक कोई हमारा नेता, कोई अफसर 1000 करोड़ 5000 करोड़ कमाता है, वो स्विस बैंक में जमा करवा देता है, और स्विस बैंक अपने लॉस के हिसाब से बिना पूछे हुए सोर्स जमा, अब तो खैर लॉ बदल गया, बिना सोर्स पूछे हुए अपने लॉ के हिसाब से जमा कर लेता है। तो ये जो भारत का पैसा वहां गया, जो बेईमानी हुई, ये सब हुआ, इसके लिए क्या स्विस बैंक जिम्मेदार है या मेरा सिस्टम जिम्मेदार है? वो तो स्विस बैंक तो अपने, वो आपके यहाँ ब्रांच नहीं खोल रहा, वो आपके यहाँ नहीं आ रहा। अब इसके ऑपोजिट जब स्विस बैंक्स बदनाम हो गए और हम वहां से पैसा लाएंगे, ये करेंगे, चलो अच्छी बात है, उनको बदनाम कर दिया, वो कुछ खराब भी होंगे। अब कंपैरेटिवली हर चीज कंपैरिजन में होती है। स्विस बैंक्स बंद हुए, अब वो जो वैक्यूम, नेचर में वैक्यूम कभी नहीं रहता, उसकी अगर यहां से पानी हटेगा तो हवा आएगी, हवा हटेगा तो पानी आएगा, कुछ ना कुछ तो जगह तो भरेगी, चाहे पानी से भरे, हवा से भरे, किसी चीज से भरे। अब स्विस बैंक्स के बाद अब हम आए इस्लामिक बैंक पे, तो वहां पे
पैसा कौन जमा करवा रहा है? अगर मेरा 1 नंबर का पैसा है तो मैं तो स्टेट बैंक में जमा कराऊंगा, चाहे 6% साल का इंटरेस्ट मिले, चाहे 5% मिले, कुछ तो मिल रहा है भाई। मैं उस बैंक में क्यों जमा करवाऊंगा जो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा? मैं मुसलमान भी नहीं हूं, फिर मैं क्यों जमा करवाऊंगा? अर्थात मेरा 1-2 नंबर का पैसा खपने का एक बड़ा अच्छा साधन है इस्लामिक बैंक। स्विस बैंक में मेरे को पैसा जमा करवाना है तो कम से कम मैं करोड़ों तो जमा करवा के जाऊंगा ना। मगर यहाँ पे एक सरकारी अधिकारी या कोई दुकानदार जो अपने खाते नहीं भरता, या एबीसी कोई भी है, उसकी रोज की 5,000 रुपए की इनकम है, वो स्विस बैंक तो जा नहीं सकता जमा करवाने। मगर यहाँ पे जब ब्रांच खुली हुई है, शाम को स्कूटर पे एक एटीएम साहब आएंगे और आप 5,000 जमा करवा देंगे। कहने का मतलब ये सारे का ये है कि ये बैंकिंग जो है ये उससे ज्यादा खतरनाक है किसी भी और तरह की बैंकिंग से। ये बैंकिंग से, और ये सिराविक मुस्तफा सिविक जो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ बोस्निया हैं, उन्होंने पाकिस्तान की एक कॉन्फ्रेंस में बोला था और बड़ा लताड़ा था तालिबान को और आईएस को और इन ग्रुप्स को कि मूर्खों, तुम व्यर्थ खून, और खून मीन्स मुस्लिम खून, क्यों बहा रहे हो? वील रूल वर्ल्ड थ्रू हलाल। तो ये जो कोटेड वर्ड्स हैं, वील रूल वर्ल्ड थ्रू हलाल, ये समझने वाले वर्ड्स हैं। और इस सब की कोई जरूरत नहीं है तलवार बंदूक की। जैसे बैंक आपका आया, आपने गीता की पब्लिकेशन को कर दिया, भगवत गीता कोई नहीं पढ़ सकेगा, तो ये सारे स्टेजेस, ये सब हलाल है, और हम केवल इसको मीट समझ के जानवर ऐसे कटा या वैसे कटा उस पे लगे हुए हैं। और ऐसे कटा वैसे कटा में जहां बात आती है, तो एक तो ये इंजूरियस टू हेल्थ है, और एक प्रोपोगेंडा है कि ये सब हेल्थी होता है, ये टेस्टी होता है। ये मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं और सुनता हूं कि हेल्थी, और अब टेस्टी, तो दीक्षित जी आपका टेस्ट है नमकीन खाना, मेरा टेस्ट है मीठा खाना। टेस्ट की कोई डेफिनेशन हो नहीं सकती, क्या टेस्टी है क्या नहीं है। अब रही हेल्थी की बात, उसमें कहते हैं कि सारा खून निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे टांग देते हैं उसको। भैया टांग तो झटके वाला भी देता है। तो अब ये खून जो है, इसमें एक प्रॉपर्टी है क्लॉटिंग की। ये 100 साल में अगर मेरी आयु है, 100 साल तक मेरा खून इसमें रगों में, मेरी धमनियों में घूमता रहेगा। जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगी, क्लॉट हो जाएगा। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक 5वीं का बच्चा भी समझता है कि खून जम जाता है। और जमता कहाँ है? आउटलेट्स पे, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पे वो जमेगा, और अंदर भी जमेगा। तो ये जो खून के खिट्टे, जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं खिट्टा, वो जमा हो जाते हैं। पूरा क्लॉटिंग नहीं हो पाती, इट्स लेस क्लॉटिंग। तो ये कहना कि इसमें निकल जाता है, इसमें नहीं निकलता, ये बिल्कुल बेसिर बेपैर की बात है। अब दूसरी चीज ये है कि जिस समय जानवर को मारा जाता है, झटके का मतलब क्या है कि झटक के, खटीक क्यों है कि खट से मार देते हैं। मेरे किसी भी अंग को ये उसको समझ नहीं है, ये उसमें ज्ञान नहीं है कि मेरे को क्या रिएक्ट करना है। अगर मैं गोली चलाता हूं, कब मेरे को ट्रिगर दबाना है, ये मेरी उंगली को नहीं ज्ञान, ये ब्रेन से सिग्नल आता है कि अब शेर सामने है, गोली चला दो। गर्म चीज पे हाथ लग गया, ब्रेन से सिग्नल आता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू के पीछे हटा लो हाथ, नहीं तो और जल जाओगे। जैसे स्पाइनल कॉर्ड कट जाती है तो वो सिग्नल्स आने पेन के बंद हो जाते हैं। कोई भी सिग्नल, प्लेन के, प्लेजर के, सारे सिग्नल्स आने बंद हो जाते हैं। जो भांग है पर्टिकुलरली, भांग का काम क्या है कि वो आपकी कम्युनिकेशन लाइन को स्वीप कर देती है। तो जब सिग्नल नहीं आता बॉडी को, तो बॉडी लास्ट सिग्नल को फॉलो करती है, जो उसको लास्ट सिग्नल दिया गया है। अगर हंस रहे हैं तो भांग खा के साहब हंसते ही जाएंगे, क्योंकि आगे से सिग्नल आ नहीं रहा, लास्ट सिग्नल को फॉलो करना है। ये एक बड़ी वो है। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि गुरुद्वारों में एक सिख योद्धा बाबा दीप सिंह जी की फोटो लगी होती है, जिसमें उन्होंने यहाँ पे हाथ पे सिर रखा हुआ है और वो लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते उन्होंने उसके बाद भी दुश्मन को मारा और वो हरिमंदिर साहिब तक पहुंचे, जैसा उन्होंने संकल्प किया था। ये धर्म की बात है। मगर अब इसको मैं साइंटिफिकली इसी चीज को देखता हूँ, इसमें साइंस क्या है।
साइंस ये है कि बाबा जी बहुत बलिष्ठ थे और युद्ध में तलवार लगी और सिर कट गया, और सिर जो कटा वो यहां पे फंस गया। मतलब इसमें अब कोई धर्म नहीं है, मैं साइंटिफिक उसकी बात करूं, मगर बॉडी को एक लास्ट कमांड दिया गया है कि तलवार घुमाते रहो, और जब तक वो शरीर ठंडा नहीं होगा, जैसे एक कार में कोई चला रहा है, कार मारुति 800, और उसने एक्सीलेटर दबाया हुआ है और उसका हार्ट फेल हो जाता है। कार के पास कोई सिस्टम नहीं है कि आगे कार ट्रक आ रहा है, क्या आ रहा है, वो अपना चलती ही जाएगी जब तक उसको कोई अगला कमांड नहीं मिलेगा या उसका पेट्रोल खत्म नहीं होगा, चाहे वो पेड़ में ठुके, चाहे वो कुछ करे। इसी तरह जब कमांड खत्म हो गया तो लास्ट कमांड बॉडी फॉलो कर रही थी, क्योंकि वो बलिष्ठ व्यक्ति थे, तो वो 5-7 मिनट तक कमांड, पेट्रोल यानी टैंक ज्यादा बड़ा था, मेरे जैसे का मारुति 800 का, तो उनका 24 चक्के वाला ट्रक था, बलिष्ठ थे। तो अब ये इसको मैं यहाँ पे रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, इस क्या कि ये सारा ये है कि स्पाइनल कॉर्ड जब कट जाती है तो पेन नहीं होता, कोई कमांड नहीं आता। और हमारे प्राचीन काल में, आदि काल में यहाँ पे मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे, दोनों तरह के लोग थे। और झटके की पद्धति थी, जो बलि होती थी वो खट से होती थी, खटीक। उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि एनिमल को पेन ना हो, पशु को पीड़ा कम से कम हो। पीड़ा तो होगी जब वहां तक, वो ऐसे ही है जैसे एनेस्थीसिया लगाने में जो पीड़ा होगी और जो ऑपरेशन करने में पीड़ा होगी, तो एनेस्थीसिया की पीड़ा जो है ऑपरेशन की पीड़ा से बचा लेती है, क्योंकि सिग्नल्स डेड हो जाते हैं बॉडी में। और हलाल जो है वो ठीक इससे उल्टा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा तड़पाया जाता है, ये जगलर वेन से, विंड पाइप से काटना शुरू करता है और स्पाइनल कॉर्ड पे अब आखिर में पहुंचते हैं। मीन्स वो सारा दृश्य वो जानवर देख रहा है और उसमें उसकी बॉडी केमिस्ट्री भी बदलेगी, ऐसी बात, क्योंकि मेरा मूड कैसा है डिपेंड करेगा। एसी बंद हो जाए आधे घंटे को तो मूड और हो जाता है। तो जब उसके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है उसके शरीर के ऊपर, और वो सब देख रहा है, क्योंकि वो सेमी कॉन्शियस है, कॉन्शियस है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा, तो उसमें जो उसकी बॉडी केमिस्ट्री बदलेगी वो डेफिनेटली नॉट फॉर गुड। वो जो टॉक्सिक सिक्रीट होंगे, दीज आर इंजूरियस टू हेल्थ, क्योंकि उसकी दिमागी, वो गुस्से में है जी। एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल डिसऑर्डर एंड दिस काइंड ऑफ फूड, क्योंकि वो टॉक्सिक फूड जो है ये है। तो इस पर कोई रिसर्च वगैरह है क्या? जी, इसकी जो रिसर्च है वो भी मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। और जहां तक रिसर्च की बात है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च जो आज की डेट में हो रही हैं वो कॉर्पोरेट रिसर्च हैं, तो इसने पहले एक स्टोरी लिखवा देता है फाइनेंसर या प्रोड्यूसर राइटर को कि साहब ये स्टोरी है, ये एंड अप, इस पे आप डायलॉग भर दो, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो बहुत सारे हमारी रिसर्च मिल जाएंगी कि ये है। तो काउंटर रिसर्च भी है, रिसर्च भी है। काउंटर रिसर्च जो है वो ज्यादा इसलिए है क्योंकि दीज आर ऑल कॉर्पोरेट रिसर्च, तो उसमें भी बहुत कुछ मिल जाएगा कि इसको जस्टिफाई करने वाला, इधर से भी उधर से भी। बट इस समय मैं सिर्फ लॉजिक से अपने बात कह रहा हूँ जी, कि क्योंकि रिसर्च और काउंटर रिसर्च तो बहुत लंबा विषय है। जिस समय और स्टैटिस्टिक्स भी ये प्रूव करते हैं कि, आप स्टैटिस्टिक्स पे आ रहे हैं कि जो एवरेज मेंटल हेल्थ है वो एक कम्युनिटी की और दूसरी कम्युनिटी की फर्क है, और उसमें रीजंस बड़े क्लियर ऑब्वियस नजर आ रहे हैं। ये तो मीट की और उसके मांस में, मांसाहार में क्या फर्क है, झटके में और उसमें। इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया, जब आर्थिक दास्ता आ गई तो हम सब तरह के दास बन गए, तो मिलिटरी भी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, फौज को भी पैसा चाहिए, जूता चाहिए, दवाई चाहिए। तो ये इस वजह से, पहले तो मैं इस वजह से इसको कंडेम करता हूं कि ये मेरी आर्थिक दास्ता की, दीज आर द इकोनॉमिक ब्लैक होल्स, जिसमें कुछ जाएगा तो सही पर वापस नहीं आएगा। तो इस इकोनॉमिक ब्लैक होल को बाइकआउट करना है हमको, और ये इकोनॉमिक ब्लैक होल जो है वो बाकी सब ब्लैक होल्स की तरफ हमें लेके जा रहा है, चाहे वो ड्रेस कोड हो, आज हमारी भाषा से लेके
हर चीज हो गई है। एक छोटी सी यहाँ पे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे हम कहते हैं जी ये तो हक हलाल की कमाई है। अब हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हक और हलाल में हमें फर्क ही नहीं रह गया। दैट मेंटली हमें कन्विंस कर रहा है ये एक मुहावरा कि हलाल जो है वो हक है, वेयरएज हलाल इज मींस परमिसिबल, और इस्लामिक हलाल मेरा हलाल नहीं हो सकता। करेक्ट। मेरा हलाल इस्लाम का हलाल नहीं हो सकता। मेरे यहाँ पोक, वाइट बोर, ये हराम है, नॉट परमिसेबल है, इसको चाहे नाम में कुरैत सॉरी अलाउड है। और गौ को खाना हिंदू के लिए कुरैत है, मतलब उसके लिए बैंड है। तो हर एक का हलाल हराम अलग अलग हो गया। अब इस्लाम के आने से क्या हुआ, जो हलाल शब्द है, कफील जी बहुत बड़े स्कॉलर हैं अरबिक के, जो हलाल शब्द है वो तो अरबी भाषा में बहुत पहले से था, इस्लाम से पहले से था। इस्लाम ने आके उसका हलाल का इस्लामीकरण कर दिया, इस शब्द का खतना कर दिया। यानी अब से हलाल वही होगा, अब से हलाल वही होगा जिसको हम कहेंगे। तो यानी जब हम मीट की दुकान देखते हैं तो उसमें लिखा है हलाल मीट, यानी वो जायज है और सबके लिए जायज उन्होंने बना दिया, और आप भी मान चुके कि मेरे लिए जायज है। वेयरएज इट्स, अगर वो अपने हिसाब से हलाल करते हैं तो वहां पे उसको हलाल लिखने का अधिकार नहीं है, उसको ये लिखना है कि इस्लामिक हलाल, मुस्लिम हलाल। जैसे मैं अगर इसके एनालॉजी दूं एक सिख की, तो मैं कहूं साहब ये लॉ है कि आप बाल नहीं काटेंगे, भाई लॉ मेरे लिए है, आपके लिए तो नहीं है ना। तो मेरे को ये भी तो लिखना पड़ेगा कि ये रहतनामा जिसको मैं रेफरेंस दे रहा हूं, ये रहतनामा भारत सरकार का नहीं है, ये डूज एंड डोंट भारत सरकार ने नहीं दी है कि आप तम्बाकू नहीं लेंगे, ये अकाल तख्त का रहतनामा है। तो जो अकाल तख्त को मानता है वही उसको माने, दूसरे के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं, अपनी मर्जी से वो सिगरेट छोड़े या पिए वो उसकी। तो इसी तरह से जो हलाल हम जिसे बोल रहे हैं, एक्चुअली इसका हमारा वर्ड जो है भारत सरकार से और हमारा सबसे, इसको क्लियर डिफाइन किया जाए, दिस इज इस्लामिक हलाल, दिस इज मुस्लिम हलाल, नॉट हलाल। जायज नहीं है ये, आपका जायज है, मेरा जायज नहीं है। सो इट शुड बी वेरी क्लियर, हर बोर्ड के ऊपर मुस्लिम हलाल। और जैसे कुछ समय पहले मुस्लिम होटल लिखा होता था, हिंदू होटल लिखा होता, फिर सेकुलरिज्म की एक ऐसी हवा चली कि हमने उसको मुस्लिम होटल तो आज भी लिखा हुआ है, मगर हिंदू होटल लिखते ही आप कम्युनल भी हो गए, एंटी नेशनल भी हो गए, एंटी ह्यूमन भी हो गए, और जितने जितने एंटाई आते हैं सारे एंटाई आपके साथ लग जाते हैं। तो एक मेरी आपके माध्यम से, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से है कि हमको अपनी अपनी जगह पे सरकारों से, म्यूनिसिपैलिटी से ये कहना है कि बी वेरी क्लियर, दिस इज इस्लामिक हलाल। आप मुस्लिम हलाल लिखें उस दुकान के ऊपर, जैसे कि इस पैकेट के ऊपर हलाल लिखा हुआ है, ये कंफ्यूजिंग है। ये कौन सा हलाल? मेरे हिसाब से तो सूअर का मांस खाना हलाल है, परमिसिबल है मेरे हिसाब से, मगर इस्लाम के हिसाब से नहीं है। तो मेरा हलाल जो है वो उनके ऊपर बाध्य नहीं है, उसी तरह उसका हलाल मेरे ऊपर बाध्य नहीं है। ये सिंपल, इसमें कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई दंगा नहीं है। आप अपने घर में खुश है, मैं अपने घर में खुश हूं, जब तक मैं आपके घर में पत्थर नहीं मार रहा। और ये जो हुआ है पत्थर मारने का काम, ये बड़ी स्ट्रक्चर्ड तरीके में हुआ है। इसमें थोड़ा सा हम ऑटोमन एम्पायर के बाद आए, क्योंकि उससे पहले बहुत पीछे चले जाएंगे तो 1 घंटे में इतना कवर नहीं हो सकता, 15 मिनट में नहीं हो सकता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक चेंज आया कि जो हमारे पुराने मालिक लोग थे, कॉलोनियल मास्टर्स, वो खुद पिट के बेचारे बहुत वीक हो गए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक चीज और हुई, जो हवाई यात्रा थी या जो समुद्र की यात्रा थी, वो बहुत सेफ और सस्ती हो गई, क्योंकि कोई हिटलर का जहाज नहीं आपको इंटरसेप्ट करेगा। और उसका एक रीजन ये रहा कि ब्रिटेन जैसी कंट्री के, फ्रांस जैसी कंट्री के बहुत से जो फौजी जहाज थे, एयरफोर्स के जहाज थे, उसको सिविल में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं थी। तो जहाज ज्यादा हो गए, बहुत सारी रनवेज अवेलेबल हो गई,
और सुरक्षित हो गया, सस्ता भी हो गया। तो 1940s में अगर हम मिड 40s से पहले देखें तो लंदन जाना एक बहुत बड़ा एक लग्जरी होती थी। कोई 100 गांव में एक जाता होगा लंदन। मगर 50s आते आते 10 साल में एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी भी लंदन जाने लगा। और वो जो इसमें 2-3 कम्युनिटीज बहुत ज्यादा गई। एक तो सिख कम्युनिटी गई, एक मुस्लिम कम्युनिटी गई और एक गुजराती कम्युनिटी गई। ये ज्यादा लोग गए। इसमें उनका सिंपल ये कहना था, उस समय इंडियन आर्मी में कोई 1/3 से ऊपर सिख थे। क्राउन ने उन्हें ऑनर करा कि आपने हमारी, और हो सकता है यू में बी टारगेटेड फॉर बीइंग विद अस, या इन्होंने, तो इसलिए अगर आप में से कोई चाहे तो हम आपको यहाँ पे परमिशन दे सकते हैं। पुलिस के साथ भी यही स्थिति थी। और पुलिस उस समय मुस्लिम्स काफी थे और पंजाबी मुस्लिम बहुत था आर्मी में भी। तो ये सब वहां पे लंदन में सेटल हो गए। अब ये यहाँ से एक और कहानी शुरू होती है। जब लंदन में शुरू में सेटल हुए तो असी भरा थे, तुसी भरा, तो तू जलंधर का और मैं अमृतसर का वगैरह वगैरह, और तू लाहौर का। ये हनीमून पीरियड 5-7 साल तक चला। 5-7 साल के बाद लाहौर वाले का अमृतसर वाला इतना क्लोज नहीं रहा। लाहौर वाले का कोई तंजानिया का मुसलमान क्लोज हो गया, क्योंकि वो मस्जिद में एक ही जाते थे। और बहुत सारे कंट्रीज से, फ्रांस में जो उनके कॉलोनियल स्लेव्स थे वो आके मास्टर्स के पास बैठने लगे। इस दौरान नो गो जोन क्रिएट हुए, जहां से इस्लामिक हलाल सर्टिफिकेशन शुरू हुई। क्योंकि से पुराने लाहौर में तो सबको पता था अशरफ मियाँ की दुकान है, उसका बाप अब्दुल मियाँ था और ये हलाल ही बेचेगा, और वो प्रताप सिंह की दुकान है, वो झटका ही बेचेगा। थिंग्स वर वेरी क्लियर। मगर ये क्लैरिटी लंदन में जाके खत्म हो गई, फ्रांस में जाके खत्म हो गई। अब वहां पे जो प्रीतम सिंह थे, उनका लड़का भी से पैंट सन बन गया, और जो अब्दुल थे वो भी अब्दुल हो गए। तो ये सारी चीजों को अब अपने इस्लाम को बचा के रखने के लिए उन्होंने एक सर्टिफिकेशन शुरू करी कि जो रॉयल हेल्थ डिपार्टमेंट है, ब्रिटिश रॉयल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, उसका सर्टिफिकेट तो है, मगर उसको हम नहीं मानते। कानूनी तौर पे जरूरी है, ले लेंगे, मगर हम उसी को हलाल मानेंगे जिसको हमारी सोसाइटी हलाल सर्टिफाई करेगी। दिस इज यहां से शुरू हुई। और नेक्स्ट फेस उसमें आया कि जो कोलंबिया से या जो लैटिन अमेरिका से मीट आ रहा है, हम उसको नहीं मान सकते क्योंकि वो एक क्रिश्चियन कंट्री से आ रहा है। जी। ऐसे करके फिल्टर्स। रवि रंजन जी, एक मिनट रोकूंगा, क्योंकि लगभग 50 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। तो ये जो आपका जो नरेशन है, इसको क्योंकि और भी थोड़ी सी बात करनी है, फिर बहुत सारे लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। जी, थोड़ा सा संक्षिप्त कर ले, जिससे और एक सवाल भी मुझे और करना है, उसको लेके फिर हम सवाल जवाब की ओर जा सके। जी। तो ये वहां से सर्टिफिकेशन शुरू होके आज मेरे ये जो मैं खजूर खा रहा हूँ, जो मैं चिप्स खा रहा हूँ, वहां तक आ चुकी है। और इसकी मैं एक भारी कीमत दे रहा हूँ जो मुझे नहीं पता। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए जैसे हमारे कुछ अति उत्साहित लोग कभी कोर्ट में जाते हैं, कभी पार्लियामेंट की बात करते हैं, हमें कोई तलवार, लाठी, बंदूक उठाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सीधे से एक है कि मेरे को ये सर्टिफाइड चीजें नहीं लेनी। सिंपल, सबसे पहला लेवल उससे। और मेरे को रवि रंजन सिंह जी, मैं यहाँ आपसे ये डूज डोंट्स आप बता रहे हैं, उस पर एक काम और कर दें कि ये कहाँ मेंशन होता है, कहाँ चेक करना है कि ये हलाल है कि नहीं। जी। क्योंकि वो तो ग्रीन हम सिग्नल देखते हैं, वो पता लगता है कि ये वेज है। हलाल कहाँ चेक करें, कृपया ये और बता दें। हाँ ठीक है। ऐसे है कि बहुत ये जैसे इसी पैकेट पे हम देख रहे हैं, इस पे एक वेज का मोहर लगी हुई है, ये ग्रीन आप देख पा रहे हैं। ठीक है। हाँ, अब इसी पैकेट में इसी के ऊपर एक और मोहर लगी हुई है जिसके ऊपर हलाल लिखा हुआ है, ये येलो कलर वाली, सॉरी ब्लू कलर वाली। इसको मैं शेयर द स्क्रीन में भी भेजता हूं। ठीक है, तो ये हमको देखना है कि जिसपे ये है। अब इसमें एक चीज है, मैं फिर यही कह रहा हूं, हमारे कुछ अति उत्साहित लोग कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट बंद कर दो।
इट इज जस्ट लाइक, पहले तो ये हो नहीं सकता क्योंकि वो तो कह रहे हैं मैं अपने लिए, वो तो मेरे मौसा है जो बताते हैं कि यहाँ पे कोई तम्बाकू या मीट नहीं इस्तेमाल हुआ। तो इसी तरह एक सर्टिफाइंग एजेंसी है, वो मौसा भी सर्टिफिकेट ही लेते थे। गवर्नमेंट तो कर ही नहीं रही। हाँ ठीक है, ये आप नहीं कर इसमें सकते। तो सिंपल सोल्यूशन इसका ये है कि भाई हर दुकान अगर किसी को हलाल बेचना है तो वो जो आपने कहा ना कि इसको इस्लामिक हलाल बताए एक तो, और जी, जी। दूसरा किसी भी होटल में जाएं या किसी भी जाएं, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए और जी। ये बिल्कुल क्लियरली वहाँ डिस्प्ले होना चाहिए बिल्कुल। कि ये तो इस्लामिक हलाल है और ये झटका है, या जी, जी। ये इस्लामिक हलाल है और ये रेगुलर है। ये चीज़ हमारे बिहेवियर से भी इन्फोर्स हो सकती है। मैं आपको अभी मैंने आपके व्हाट्सएप पे शेयर किया, तो फैल जी के भी व्हाट्सएप पे शेयर किया। मैंने देखा था, इस बीच में देख लिया। हाँ, तो ये बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं आपके, नसीम निकोलस टैलेब, वर्ल्ड के टॉप इंटेलेक्चुअल से माने जाते हैं। इन्होंने एक लेख लिखा था कि द मोस्ट इनटॉलरेंट विंस। बहुत उम्दा बात है, बहुत उम्दा बात है। द मोस्ट इनटॉलरेंट विंस, ये जो है ये लेख, ये लाखों में एक लेख पढ़ने लायक है। जी, जी। और यदि हम भी इस हलाल प्रक्रिया के विरुद्ध इनटॉलरेंट हो जाए तो इसको हराने में कोई खास दिक्कत नहीं है। जी, जी। ये है, इसी में हमारे कई बार मैं इसको कोट कर चुका हूँ। जी, जी। कार्ल पॉपर एक बड़े फिलोसोफर हुए हैं, साइंस के भी फिलोसोफर रहे हैं, उन्होंने एक पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस बोला कि पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस ये है कि इफ यू आर गोइंग टू टॉलरेट इनटॉलरेंस, then after some time there will be no tolerance left because the intolerant will win and there will be no room left for tolerance. जी, जी, जी। इसलिए intolerance के प्रति पूरी तरह से हमें intolerant हो जाना चाहिए। Be बिल्कुल intolerant, absolute intolerant towards intolerance। और ये जो हलाल की प्रक्रिया है ये एक बहुत बड़ी intolerance है। मैं ये सबमिट करना चाह रहा था, आप सॉल्यूशंस बता रहे थे। संजय जी, इसे इस तरह से कि जो मीट खाने वाले हैं वो चाहे कहीं जाएं, ये जरूर पूछें कि हलाल है या झटका, और अगर झटका है तो ठीक है, हलाल है तो लिखित में दर्ज कराएं, अपना विरोध दर्ज कराएं कि हमें झटका चाहिए, हमें हलाल ना मिले। एक मुहिम क्रिएट हो। जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आपने एयरलाइंस में कहा कुछ करा, वहां पे एक उसका शॉट ले लें कंप्लेंट का, और वो हम लोग, जैसे मैं अपना वो देता हूँ, वो एक सांझे उसमें हमारी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। जैसे मेरे पास बहुत सारी है कि मान लीजिए कल हम एयर इंडिया के पास जाते हैं कि साहब आप झटका दीजिए, तो वो कहेंगे भाई साहब 5 लोगों की ये तो डिमांड है, चाहे उसके पास 50,000 लोगों ने कंप्लेंट करी होगी, अपनी सजेशन दी होगी, पर मुझे वो मालूम नहीं है। तो अगर इस डाटा को हम लोग शेयर करके चलेंगे तो जब कल हम एयर इंडिया के पास जाएंगे तो वो बोलेगा साहब 5 लोगों ने तो कहा है, तो मैं कहूँगा 50,000 ने तो ये कहा है, ये मेरे पास डाटा है, और 5 लाख और हैं वो कौन सा डाटा। ये शेयर किसके पास हो, कहाँ कलेक्ट हो? जी, मैं इसमें कुछ कलेक्शन कर रहा हूँ, मैं अभी अपने नंबर्स और व्हाट्सएप वगैरह दे देता हूँ, क्योंकि एक हमको मैं अभी शेयर करता हूँ। तो इसमें हमें ये सहायता होगी जब हम सरकार से नेगोशिएट करेंगे या किसी से करेंगे, एयर इंडिया से करेंगे। मैं एक 5 स्टार होटल में दिल्ली में गया, क्योंकि समय का मर्यादा रखनी है, तो थोड़ी सी बात उनके पास जाके मैंने बोला कि साहब आप झटका क्यों नहीं देते। वो हंस पड़े और बोले आप कॉफी पिलाते हैं आपको, ले गए कॉफी के लिए। तो बोले साहब मैं एक पंजाबी हूँ, मोना पंजाबी हूँ, शायद पंडित जी थे। बोले मैं भी चाहता हूं कि यहाँ पे झटका आए, मगर एज ए प्रोक्योरमेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट, जितना जो भी उनकी थी, मैं 22 साल से यहाँ हूँ, आप तीसरे आदमी आए हैं जिसने पूछा झटका क्यों नहीं मिल रहा। हमारा मुस्लिम क्लाइंट 22 साल में आप तीसरे आदमी आए हैं, मेरा इतना कैरियर हो गया है, तो इसीलिए मैं आपको कॉफी पिला रहा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि ये हो। तो साहब हमारा मुस्लिम क्लाइंट जो है 5 स्टार होटल्स में दिल्ली में इज लेस देन 4%, और वो भी इसलिए क्योंकि हम डिप्लोमेटिक एरिया में हैं, तो आधी हमारी पार्टीज जो बुक होती हैं वो एम्बेसीज की होती हैं, तो लोकल कस्टमर जो मुस्लिम है वो 1% ही शायद हो।
खैर टोटल 4% मुस्लिम डिमांड करते हैं, मगर वो 4% बुक करने से पहले कहते हैं आपके पास हलाल सर्टिफिकेट है कि नहीं। हम कहते हैं तो उसका नंबर लेके उस एजेंसी से वेरीफाई करते हैं कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं दिखा रहे हमारे को। उसके बाद वो हमारे होटल में आते हैं। अगर वो 5% की जगह आप जिस दिन 10% प्रोटेस्ट कर देंगे, हम शिफ्ट कर लेंगे। हम तो व्यापारी लोग हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है कि ये हो या वो हो। तो दो हमारी प्रॉब्लम है, एक तो हमारे चेन में अवेलेबल नहीं है। चलिए हम महंगा भी, जब पब्लिक की डिमांड आएगी तो हम महंगा भी अवेलेबल कर लेंगे, बट आप डिमांड तो करिए साहब। मैं यहाँ पे जनरल मैनेजर हूं, मैं अपनी मैनेजमेंट से आप 5% प्रोटेस्ट करें तो मैं 10% बता दूंगा प्रोटेस्ट है, मगर आप आधा, अगर आप 20-20 साल में एक एक आदमी आएगा, 22 साल में 2 आदमी 3 आदमी, तो मैं किस आधार पे आपकी बात मान सकता हूं। तो आप मेरे ऊपर वो करने के बजाय, शिकायत करने के बजाय आप अपने लोगों को समझाइए। तो ये बड़ी क्लियर सी बात है, ये हमारे अंदर अवेयरनेस आते ही अवेलेबिलिटी भी आ जाएगी। एक यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है। अवेलेबिलिटी से पहले अवेयरनेस हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि अवेलेबिलिटी करने का मतलब है कॉस्ट होती है जी। उससे पहले मैं आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये झटका का आंदोलन शुरू किया है, आपने बहुत सारी झटका की शॉप्स वगैरह भी आपने इनकरेज की हैं, स्वयं भी आप चला रहे हैं, ये अनुभव आपका कैसा है? इसमें जो सबसे बड़ा मैं अपना योगदान समझता हूँ, या मैं जो कर सकता था, इसके पैरेलल हमने सर्टिफिकेशन शुरू करी। क्योंकि एक लोग जो हम कहते हैं जी हलाल का सर्टिफिकेट बंद कर दीजिए, इट इज जस्ट लाइक शराब की बोतल से मैं हटा देता हूँ कंजम्पशन ऑफ लिकर इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये लेवल में फाड़ देता हूँ। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हटा देता हूँ। उससे सिगरेट और शराब का करैक्टर नहीं बदलेगा, सिर्फ मुझे नॉलेज नहीं होगी। तो बल्कि हमारी डिमांड ये होनी चाहिए, जो भी हलाल सर्टिफिकेट लेती है कंपनी, उसको डिस्प्ले करना मैंडेटरी है कि मैं हलाल सर्टिफाइड हूं। हम थोड़ी सी डायरेक्शन गलत लेके उल्टा डिमांड हमारे कई लोग कर रहे हैं, हलाल सर्टिफिकेट बंद कर। तो बंद करने से कुछ नहीं होगा। हमको तो यह है कि अगर आप हलाल सर्टिफाइड है तो यू हैव टू कंपल्सरी, सिगरेट की डिब्बी के ऊपर पहले छोटा लिखा जाता था, अब एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पैकेट साइज लिखा जाएगा। तो हमें ये करना है। मैं अपना अनुभव और ये जो आपने मेरे को पूछा, इसमें मैं सबसे बड़ा ये समझता हूँ कि जो पैरेलल सर्टिफिकेशन हमने करी है वो इनको चैलेंज करे, क्योंकि अगर ये नहीं है और कोई भी नहीं है तो ग्रे एरिया हम खत्म करना चाहते हैं। ब्लैक और व्हाइट, या झटका या हलाल, इस्लामिक हलाल है। तो अनुभव की जहां तक बात है, शुरू में मैं ये समझता था कि हिंदुओं को हमको मुसलमानों से बचाना है, मगर अब ये समझ आ रही है कि हिंदुओं को हिंदुओं से बचाना है। हम अपने खुद से बड़े दुश्मन खुद हैं। जी, मैं काफी समय ले चुका हूं और अनम्यूट जैसे हो। मैं बस आपसे एक और ये सवाल पूछूंगा और उसके बाद फिर हम जी ऑडियंस के सवाल जवाब पे चलेंगे। जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये सर्टिफिकेशन खुद का आपने जो शुरू किया है वो बहुत एक अच्छा कदम है। इसकी रिस्पांस क्या है? रिस्पांस ये है कि विदेश में तो कंपल्सरी है हलाल का, तो वो लेते ही हैं। झटके में जो झटका कर भी रहे हैं 2-4 लोग, दिल्ली में एक बहुत बड़ी शॉप है जो झटका कर रही है, उन्होंने सर्टिफिकेट भी लिया, मगर वो सर्टिफिकेट छुपा के रखते हैं कि कोई मेरे जैसा कोई सिरफिरा आ गया तो दिखा देंगे। नहीं तो उनको भी वही डर है कि ये 95% बेवकूफ है, वो 5% हम क्यों इनके चक्कर में गंवाएं, क्योंकि इन्होंने तो आना ही आना है, इन्होंने तो खाना ही खाना है, क्योंकि वी आर टेकन फॉर ग्रांटेड। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक जैसे चतुर्वेदी जी ने एक बात कही थी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी सरदार जी ने कहा था, मुझे भी ये सुनने को मिलता है। तो मेरे को एक बात मिला, तो एक छोटा सा इंसिडेंस बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा आपके घर में कौन कौन है साहब? वो दुकान चला रहे थे मीट की। बोले हम दोनों भाई हैं। आप 2 भाई हैं? बोले नहीं, तीसरा है पर वो अलग है, वो बैंक में काम करता है।
ठीक है। मैं कहा आप दोनों मैरिड हैं क्या? हाँ जी दोनों मैरिड हैं। बच्चे के एक लड़की है कि ये है वो है जो कुछ भी है। बहुत खुशी हुई दिल्ली में भी आज आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। इतने मेंबर हो, बोले नहीं एक हमारी सिस्टर भी है, विडो है, हमारे साथ रहती है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग परिवार में रह रहे हैं। और सर आपने अभी मेरे को कहा था कि फर्क पड़ता है, जानवर तो मर गया, तो मैंने कहा घर में आपकी पत्नी भी है और भाभी भी है, तो बुरा ना मानना की फर्क पड़ता है। ये तो मेरी सोच में फर्क है कि ये पत्नी है और ये बहन है, ये सिर्फ सोच का फर्क है, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ता। तो ये हमको ये बेसिक्स हम जब तक उसकी चेतना को हिट नहीं करेंगे जी हाँ, की फर्क पैदा है। आई विल नॉट लेट यू एस्केप विद दिस आंसर, की फर्क पैदा है। जी साहब, अब ऐसा करते हैं, बहुत सारे सवाल आ गए हैं, जी। इनको भी अब ले लेते हैं। और मैं ये भी आपसे अनुरोध करूंगा कि इनका जो उत्तर है वो आप शॉर्ट में दे सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा इनका जवाब देने चले तो 1 घंटा और लग जाएगा। तो जी 1400 साल का प्रॉब्लम है, तो 100 साल तो उसको एक्सप्लेन करने में लग जाएंगे। बहुत खूब, बहुत ही खूब। जी चलिए, सब सवाल ले लेते हैं, स्क्रीन पे आ जाएंगे, मैं पढ़ूंगा उसको, पढ़ भी दूंगा। और जी आरंभ करते हैं। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. आशीष गिरी जी पूछ रहे हैं, अल तक़िया क्या है? रिजवान अहमद जैसे लोग क्या इसी की आड़ में हिंदुओं के अंदर क्षत्रिय अलंकार समाप्त क्यों हो गए? आशीष जी, ये प्रश्न मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये इस विषय से संबंधित नहीं है, तो माफ करें मुझको। अगला प्रश्न। श्वेता फूलचंद, हम कहते हैं कि फर्क पैदा, पर ईमान वाले क्यों नहीं कहते? ये तो साहब ये हमको अपने से पूछना है कि वो क्यों कहते हैं, तो उनको पता है। हम बैटरी रनिंग स्लो, ये हमको अपने से पूछना है कि हम ये क्यों कहते हैं कि फर्क पैदा है। वो तो अपनी जगह अडिग है, मैं उसको ब्लेम दे ही नहीं रहा, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, गलती मेरी है। तो जी अगला सवाल ले लेते हैं। दीपेंद्र सिंह, हलाल किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं होगा, हम सबको इसकी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। तो आप सही कह रहे हैं दीपेंद्र सिंह जी, और रवि रंजन जी भी यही कह रहे हैं, और आप हमारे इस मत से सहमत हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। अगला सवाल पूनम जी पूछ रही हैं, जिन बड़ी व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए हम ये छोटे काम छोड़े थे, अब उनमें भी हलाला वालों का वर्चस्व बढ़ गया है, ये दिखाने के लिए कि सुरेश चवाणके पर हाल ही में बैन लगा है। प्राइवेट पब्लिक, जी ये तो बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं कि ये हो रहा है, तो ये तो आपका सवाल में ही जवाब है कि हमारे साथ ये हो रहा है और हम इसको सह रहे हैं। एक मैं छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो हम 5 लाख करोड़ की अमेरिकी डॉलर के वर्ल्ड वाइड बिजनेस की हलाल की बात करते हैं, हलाल इकोनॉमी की, इसमें से मुस्लिम्स की बाइंग कैपेसिटी नहीं गलत, चलो नंबर मेरा ठीक था यहाँ पे, वही है। इसमें से मुस्लिम की बाइंग कैपेसिटी जो है वो 82%, 12% to 15% है। तो यानी अगर 100 रुपए का हम हलाल का सामान खरीद रहे हैं, सर्विसेज खरीद रहे हैं, वकील है या जो भी है, उसमें से मुस्लिम केवल 15% दे रहा है। नहीं ठीक है, और बाकी 85% जजिया दे रहे हैं। और भाई अनफॉर्चुनेटली हमें यह भी नहीं पता, एक प्रॉब्लम यह है, एक तो डायबिटीज है मेरे को, दूसरा मेरे को पता नहीं तो मैं तो लड्डू खाता ही हूँ, और तीसरा मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि मुझे डायबिटीज हो सकती है। वो तो पड़ोसियों को होगी, चाचा को होगी, मामा को होगी, मुझे तो हो ही नहीं सकती डायबिटीज। तो हमारी वो स्थिति है कि ये हलाल हमें कुछ नहीं कर सकता, हम हजारों साल से सिविलाइजेशन है, हम खत्म नहीं हो सकते, मिट्टी नहीं हस्ती हमारी। जब हमारा शब्द ही हस्ती से अस्तित्व से हस्ती पे आ गया तो हमारा अस्तित्व खत्म हो चुका है, अब हस्ती को आप पकड़ के बैठे हैं। तो ये अगला सवाल पूछ रहे हैं रमेश दास जी, क्या
फोर्ट सर्टिफाइड दिल्ली झटका में आता है। जी, फोर्ट सर्टिफिकेशन का मतलब है फ्री ऑफ रिचुअल टॉर्चर्स। जो हम सर्टिफाई करते हैं उसमें एक कंडीशन है फोर्ट। झटका सर्टिफिकेशन लेने से पहले फोर्ट साइन करना पड़ता है। बेटा पूरा लिख दो इस पे, फॉर डाटा फ्री ऑफ रिचुअल टॉर्चर्स। ठीक है, तो ये है फोर्ट का अर्थ, वो कोई किला नहीं है। ठीक है, तो फ्री ऑफ रिचुअल टॉर्चर का मतलब वो झटका ही है, झटका ही है। कोई उसमें कलमा नहीं पढ़ा गया, कोई टॉर्चर नहीं करा गया एनिमल को। बेटा वो भी भेज दो आप ईमेल। जी, तो ये अर्थ है। अगला सवाल शुभदीप रे, क्या हम हिंदू भी हर खाद्य वस्तु पर सात्विक, राजसिक और तामसिक सर्टिफिकेशन की मांग करें? मतलब फल को सात्विक सर्टिफाई करना है, मच्छी मांस आदि के पैकेट पर राजसिक सर्टिफिकेट और दारू के ऊपर तामसिक सर्टिफिकेट। देखिए, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की आवश्यकता है नहीं उसमें। इससे हम ज्यादा सिर्फ हमको इस तरह के सर्टिफिकेशंस हम भी कर रहे हैं मर्यादा, क्योंकि जो शब्द हलाल है वो उसकी कंसेप्ट यूनिवर्सल है और लैंग्वेज यूनिवर्सली नोन है। जब हम झटके की बात करते हैं तो शायद मेक्सिको और जापान में कोई इसका अर्थ नहीं समझ पाएगा और ये नॉन वेज पे आके खत्म हो जाएगा। हम झटका सर्टिफाइड अगरबत्ती नहीं बना सकते, तो उसके लिए हमने एक अलग प्रोविजन रखा हुआ है। मगर जैसे दीक्षित जी कह रहे हैं, जितनी हम चीज को कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे उतना ही हमारे को प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। हमको तो सिर्फ ये है कि आपने अगर हलाल सर्टिफिकेट लिया है, चाहे चावल पे लिया है या दाल पे लिया है या मीट पे लिया है, वो आपको मैंडेटरी डिस्प्ले करना है और वो हलाल नहीं, वो मुस्लिम हलाल या इस्लामिक हलाल लिखना है। क्योंकि तो हलाल पर मीन्स अंग्रेजी में मैं उसमें परमिसिबल लिख के बच जाऊंगा। अब ये किसका परमिसिबल है, किसने परमिट किया? जैसे हम कई जगह बचपन से मैं एक चीज देखता था और बड़े मेरे को वो होती थी कि कई जगह लिखा होता है वेलकम। जैसे मैं जयपुर में एंटर करूंगा तो अब वो वेलकम, भाई मेरे बड़ी अच्छी बात है, मुझे करना, पर कर कौन रहा है भाई ये तो बता दो मेरे को। तो या यहाँ आदेश से यहाँ आप गाड़ी नहीं कर सकते, आदेश से। अब आदेश किसका, ये भी मेरे को नहीं समझ आ रही। तो ये जो परमिसिबल है, ये किसने परमिट करा है, किसको परमिट करा है? ये इस्लाम ने इस्लाम को परमिट करा है, इस्लाम ने मुसलमानों को परमिट करा है। सो लेट इट बी इस्लामिक हलाल। जिस समय ये आपको क्लियर हो गया तो आपको कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की वो नहीं है। वो तो फिर हमारा इंटरनल मामला है, कोई वेजिटेरियन है, कोई एग खाता है, कोई नहीं खाता, वो हमारा सबसे पहले तो हमको इस हलालोनॉमिक्स से बचना है। ह्यूमन नॉमिक्स हैज टू रिप्लेस हलालोनॉमिक्स। जी, करेक्ट। और हमारे पास सिर्फ 1000 घंटा बचा हुआ है, सॉरी 1 लाख घंटे बचे हुए हैं। और 1 लाख घंटे में से ये जयपुर डायलॉग्स में हमारा ये सेशन खत्म होने तक 1-1.5 घंटा और कम हो जाएगा। अब हमको कैलेंडर देख के युद्ध नहीं लड़ना, हमको घड़ी देखनी है। जी, अगला क्वेश्चन है, आई नो फ्यू हिंदू शॉप्स इन M majority areas being boycotted to the extent they sell their shops to M community in West UP. How to tackle this problem? तो ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है और एग्जैक्टली मैं इसमें मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। ये तो चाहे वो मीट शॉप हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, और इवन यहाँ तक एक मैंने देखा था कि मंदिर में लिखा हुआ था ये स्थान बिकाऊ है। उसने दुखी होके लिखा कि रोज उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उसको वो एरिया छोड़ना पड़ रहा है। ये तो एम मेजॉरिटी को छोड़िए, आपके एरिया में आप सुरक्षित है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तो हो ही रहा है, प्रॉपर्टी जिहाद तो है ही है, पॉपुलेशन जिहाद, प्रॉपर्टी जिहाद, माइग्रेशन जिहाद, और उन सब का जो मदर ऑफ ऑल जिहाद से हलाल जिहाद। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज का हमारा जो डिस्कशन है, जो चर्चा है, इसका ये जो टॉपिक रखा था मैंने, उसमें ये लिखा था कि जो है हलाल माध्यम और लक्ष्य निज़ाम मुस्तफ़ा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो निज़ाम मुस्तफ़ा आपके ऊपर गालिब करने के लिए की जाती हैं। इसका आपको इम्कान नहीं है और इसके आपको समझ होनी आवश्यक है। इसीलिए आज हमने रवि रंजन जी को कष्ट दिया है। अगला प्रश्न शशिभूषण जी, कौन कौन कंपनी हलाल सर्टिफाइड उत्पाद बेचता है?
ये तो बहुत लंबा सवाल हो गया, तो इसमें हम जी रवि रंजन जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक लिस्ट मैं हमें दे दें, तो हम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे इसको। जी 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 ये मैं आपको लिस्ट भिजवा देता हूँ। वैसे 3-4 बड़ी कंपनीज हैं, जमायत उलमा हिंद, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, हलाल काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज हैं, ट्रस्ट हैं, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करा रखी है, मगर गल्फ वाले उनको या मुस्लिम कंट्रीज उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकते हैं कि वी आर हलाल सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं, वो ठीक है, मगर उसको वो लोग नहीं रिकॉग्नाइज करते। जी, अगला तो सवाल ले लेते हैं। ये एक्चुअली ये पूछ रहे हैं कि ये जो बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल्स हैं, वो कौन सा रिकॉग्नाइज करती हैं, ये पूछ रहे हैं। नहीं, वो जैसे अपनी ये लोगों कह रहे को हैं कि मैकडोनल्ड, KFC, सबवे, ये सब हलाल हैं, लैक जी ऑफ झटका ऑप्शंस, जी तो जी इनको हम मजबूर कर सकते हैं। इसमें तो जरूर डेफिनेटली एक बिल्कुल क्लास एक्शन हो सकता है और कहा जा सकता है कि आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। जी। ये किनसे लेते हैं? भारत में 4 बड़ी कंपनीज हैं, ट्रस्ट हैं, जमायत उलमा हिंद, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, हलाल काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र। ये 3 मेजर प्लेयर्स हैं और इन्हीं में से किसी में से लेते हैं। अब जिनको वो नहीं देते या जिनकी वो फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, मैकडोनल्ड्स तो खैर किसी की भी फीस अफोर्ड कर लेगा, तो उसके लिए छोटी छोटी कंपनीज भी उन्होंने रखी हुई है ताकि घर का माल घर में ही रहे। जी, अगला प्रश्न ले लेते हैं। कोशर और हलाल में क्या फर्क है? कोशर तो यहूदी लोगों का है, ज्यूस का है। जहां तक मीट की बात है, वो अपनी प्रेयर पढ़ते हैं, वो अपनी पढ़ते हैं, मगर उनका जो काटने का मेथड है वो एक ही है, प्रोसेस एक ही है। तो एक लिहाज से उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही चीज है। परंतु फर्क जी, ये है कि नो जू इज गोइंग टू किल मी फॉर नॉट हैविंग हलाल। वो मेरे को बाध्य नहीं कर रहा कि आप भी सॉरी कोशर लेने के लिए, वो अपने लिए ले रहे, लेता रहे। अगर ये भी अपने काट रहा है, अपने उसमें कर रहा है, वो एक अलग इशू है। वो हमारे ऊपर कोशर लाद नहीं रहा और हलाल हमारे ऊपर लाद दिया गया है, ये फर्क है, और काटने में कोई फर्क नहीं है। जी, अगला अक्षय त्यागी जी पूछ रहे हैं, कैन वी क्रिएट भगवा इकोनॉमिक्स, दैट इज ऐसा प्लेटफॉर्म विच विल रेज फंड्स फॉर पीपल हु विल कम बैक टू सनातन? ये तो हमारे भगवा इकोनॉमिक्स तो है ही, हमारी चल ही रही है। अगर हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं, तो एक खर्च करना, जिस भी दुकान का, चाहे वो चने बेच रहा है 200 रुपए रोज के या 2000 रुपए रोज के, या कोई 100 करोड़ रोज की कंपनी है जिसका 85% बिजनेस टूट जाएगा, वो कंपनी खुद बंद हो जाएगी। इकोनॉमी हमारी ही है, हमारे पास ही रहेगी, सिर्फ थोड़ी सी हमको बुद्धिमत्ता दिखानी है। जी, तो भगवा इकोनॉमी तो है ही। अगला, as per IMF, Islamic banking sector outperformed conventional banks from last 10 years and have projected growth rate of 10%. How to stop financing halal? समस्या वही है कि ये तो हमको अपनी घर को ठीक करना है। मेरे को इस लालच में नहीं जाना कि मेरे को ये फ्री ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। फ्री नहीं है, उसकी जो मेरे को कीमत बाद में देनी पड़ती है, वो समझ आ रही है, और ये बकायदा समझाया गया है। ऐसे नहीं हुआ। हलाल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ग्लोबल हलाल कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें बड़े बड़े मैनेजर्स को बुलाया जाता है, मतलब IMF के और इधर के और उधर के, और उन्हें समझाया जाता है, और इस तरह से ये कॉन्फ्रेंसेस करके एक तरह से उन्हें मोटिवेट किया जाता है उनके प्रोफेशनल गेम, पर्सनल फायदों के लिए। जी, अगला से रहते हैं। विजय झा पूछ रहे हैं, की फर्क पैदा भी इस्लामिक हलाल सेंटेंस है 1400 सालों से, बेटी बहन माँ भाई सब हलाल बना के, की फर्क पैदा बोल गया था ना। ये इनका ऑब्जर्वेशन है, सवाल नहीं है, तो इस ऑब्जर्वेशन को हम एज एन ऑब्जर्वेशन लेके आगे चलते हैं। इज इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओनली रामबाण उपाय? ये मेरे सवाल समझ में नहीं आया, आपके समझ में आया क्या? मेरे समझ में थोड़ा आ रहा है। इनका मतलब ये है कि पेट्रोल डॉलर्स को हम उससे क्या कंट्रोल कर सकते हैं। यस, अच्छा अच्छा, मगर आज पेट्रोल खत्म भी हो जाए तो उन्होंने अपनी एक व्यवस्था, हज इकोनॉमी तो चलेगी चलेगी, तो सऊदी के पास पैसा जाएगा ही जाएगा। और जो ये हलाल सर्टिफिकेशन है, दिस इज ऑल्टरनेटिव एंड बेटर ऑल्टरनेटिव। अगर ये पेट्रोल और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ भी गए, तो वो इलेक्ट्रिक भी हमारे हलाल सर्टिफाइड ही होंगे।
अगला सवाल, इफ आई स्टार्ट माय ओन झटका शॉप, हाउ कैन यू हेल्प मी? मनमोहन सिंह। मैंने आपके माध्यम से एक नंबर हमने दिया है, उसमें हम ये संपर्क कर सकते हैं। और बल्कि मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगा कि इस पूरे इकोसिस्टम को सेटल को जनरेट करने के लिए आप मेरी इंडिविजुअल क्या मदद कर सकते हैं? आपकी तो मैं करूंगा ही मदद, तो मोटिवेशन आप कितने लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे इसके लिए? और जब तक अवेयरनेस ना हो तब तक आप बिल्कुल अपना कोई इकोनॉमिक रिस्क ना लें। हम युद्ध है, गिने चुने कारतूस हैं, इस चीज को आप पहले पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएं कि आपका इसमें इकोनॉमिक्स क्या होगा, और आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी कि अगर मैं कुछ कर पाता हूँ। जी। अगला सवाल है आशीष का कि सर, हाउ डेंजरस आर अम्बेडकराइट्स इन यूनाइटिंग हिंदू? माय व्यू बेस्ड आफ्टर रीडिंग वर्शिपिंग फॉल्स गॉड बाय अरुण शौरी। आशीष जी, विषय से संबंधित नहीं है, इसलिए मैं इसको पास ओवर कर रहा हूँ। धन्यवाद। गणेश उनियाल, हाउ टू आइडेंटिफाई हलाल प्रोडक्ट्स? वो तो आपको बताया है अभी कि उसके ऊपर एक ब्लू रंग का एक निशान होता है, अभी 2-3 बार दिखाया रवि रंजन सिंह जी ने। तो उस पर एक निशान होता है, उस पर लिखा होता है हलाल सर्टिफाइड। वो जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई पड़ जाएगा। अगला कंवर सागर सिंह परिहार, सत श्री अकाल जी। वाई सिक्स डोंट कंसिडर देमसेल्व्स हिंदू? ये भी सवाल इस आज के चर्चा से संबंधित नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो चर्चा से संबंधित प्रश्न नहीं है वो मैं नहीं लूंगा। अगला प्रश्न, व्हाट इज 1 लाख आवर्स कॉन्सेप्ट? वाई 1 लाख? देखिए, हमारे पास अगर आज हम कहते हैं पॉपुलेशन की बात, तो जब हम 25% पॉपुलेशन गिनते हैं वो हम टोटल पॉपुलेशन गिन रहे हैं, जिसमें मेरे जैसे बूढ़े भी हैं, जिसकी शेल्फ लाइफ कितनी है पता नहीं। जब हम टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो अंडर 5, अंडर 4, अंडर 3 में जब हम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एक्सीड कर सकती है, हो सकता है मेजोरिटी भी हो गई हो। तो आज से 18 साल बाद जब 18 साल और 15 साल बाद जो इलेक्शन होगी, आज हमने तो राम मंदिर कोर्ट से ले लिया, मगर कल जब निजाम ही बदल जाएगा, फौज भी बदल जाएगी, पुलिस भी बदल जाएगी और डेमोग्राफी भी बदल जाएगी, तो हम अपने को कैसे बचा पाएंगे जो आज हमने करा है? इसको आप 10 लाख 1 लाख घंटे कह लें या 10 साल कह लें, कैलकुलेशन उतनी ही आती है। घंटों में मैं इसलिए गिनता हूं कि जब हम कहते हैं 2 दिन में काम करना और जब हम कहते हैं 48 घंटे में काम करता है, दोनों में फर्क होता है। मेरी सोच में फर्क आ जाता है। कैलेंडर नहीं, मेरे को घड़ी देखनी है। जी, बहुत खूब आपने बताया। कर्नल अमित टंगवाल, आई एम एन इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड वी स्टिल स्ट्रिक्टली फॉलो झटका मीट सप्लाई एक्सेप्ट फॉर मुस्लिम ट्रूप्स। वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम द आर्मी। सर, कर्नल साहब, आई एम वेरी सॉरी टू से आर्म्ड फोर्सेस आर नॉट द सेम आर्म्ड फोर्सेस। आर्मी में भी आपको धोखा दिया जा रहा है। ये अभी जो हमारी यूनिट्स है अंबाला में, यहाँ वहाँ जो कहती हैं हम झटका ले रहे हैं, जो यूनिट पे कट रहा है वो तो अलग चीज है। जो बाहर से सप्लाई जा रहा है, पहले आर्मी के अपने स्लॉटर हाउसेस थे, अब बाहर से ले रहे हैं, आउटसोर्सिंग से ले रहे हैं। हो सकता है आउटसोर्सिंग जो उनको बता रही है कि हम आपको झटका दे रहे हैं, वो झटके का प्लांट है ही नहीं कोई। दिल्ली में अगर 3 प्लांट्स हैं, उनमें से एक झटके का है, वो भी कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, और वो ओपनली नहीं, प्राइवेटली ये बात बोलते हैं कि साहब हम क्यों करेंगे, आप मूर्ख हो। तो जब सप्लाई ही नहीं है आर्मी को कहीं से, अपनी यूनिट पे वो काट रहे हैं, वो अलग चीज है। हाँ, एक कंपनी है पुणे की जो फ्रोजन मीट और वो भेज रही है झटके में, दैट इज झटका सर्टिफाइड, और बाकी हलाल सर्टिफाइड स्लॉटर हाउसेस हैं। तो ये हमको गलतफहमी है, मैं बड़े दुख से ये कह रहा हूँ। कर्नल साहब, इसके भी मुझे लगता है जांच करवाने की ज़रूरत है। आपके एएससी में थोड़े जांच करवाइए कि जिसको वो झटका के सप्लाई कर रहे हैं वो वास्तव में झटका है या नहीं है। और इससे भी यदि ये भी हो जाए कि आर्मी वास्तव में जो सही झटका है वो प्रोक्योर करने पे अड़ी रहे, तो उससे भी इस हलाल इकोनॉमी को काफ़ी झटका पहुंचेगा, और झटका ही हमारा उद्देश्य है। सौरभ गोयल, Sir, are we reaching out to eateries, restaurants, retail outlets, people and corporates to lobby and to convince them to use, serve and display झटका only?
ये तो हमारा दायित्व है। जिस मेरे कुछ वेजिटेरियन मित्र हैं, वो भी जब एयरलाइंस में बैठते हैं तो अपना वो एक कहते हैं कि आपके पास हलाल है कि झटका है, कि साहब पहले तो एयर होस्टेस को पता नहीं होगी थी चिकन है, चिकन तो है, हलाल है, तो पहले तो समझाना उसको पड़ता है कि ये दो अलग चीजें हैं। अगर उसको समझ आ गई तो फिर वो जवाब लाती है कि हलाल है, और वो प्रोटेस्ट करते हैं वहां पे। तो ये तो हमको हर जगह प्रोटेस्ट करना है, अपने घर से लेके बच्चे को लेके दुकान तक बताना है। यही यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। जी जी। अब ये अंतिम प्रश्न आ रहा है यहाँ पे, ये पूछ रहे हैं, अच्छा, पत्रम पुष्पम, ये बिग सैल्यूट टू संजय सर, तुफैल सर एंड रंजन सर टू मेक थिंग्स क्लियर, आई लव टू सी योर वीडियोस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। साथ में जो आपका जो पत्रम पुष्पम योगदान है वो लगातार जारी रखें। और रवि रंजन जी से अनुरोध है कि आपका जो ये नंबर था वो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो मैं इस पे डिस्प्ले कर दूंगा। जी जी जी। और मैं नंबर आप व्हाट्सएप पे भेज दें, ये वाला संजय दीक्षित जी को। ये नंबर जो है डिस्प्ले कर दिया गया है, ये देखिए, ये अच्छा ठीक है, स्क्रॉल पे ये चल रहा है, स्क्रीन पे सामने आ रहा है। ये इसको देख लें, ये नंबर यहाँ डिस्प्ले कर दिया गया है, ईमेल भी डिस्प्ले कर दी गई, ये दोनों चीज़ें यहाँ डिस्प्ले कर दिए गए हैं। और इसी बीच में दो सवाल और आ गए हैं, उनको भी ले लेते हैं। सोमनाथ जी पूछें, सर आई हर्ड इन वन ऑफ योर लेक्चर्स दैट इंडियन आर्मी सर्व झटका, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? ये तो अभी बताया है ना आपको, ये पूरा सवाल आ गया, आपने सवाल शायद ये जवाब आने से पहले पूछ लिया होगा, तो वही जो कर्नल साहब को जो जवाब दिया है वही आपका जवाब है। पहले था आर्मी में, अभी रिसेंटली हट गया है। और एक कर्नल साहब हैं चंडीगढ़ से, वो आर्म फोर्सेस के साथ, ही इज कर्नल गुजराल, रिटायर्ड कर्नल। वो इस इशू को आर्मी हेडक्वार्टर से बकायदा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से वो मिले हैं इस इशू पे, या उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस करी है कि ये अचानक आर्मी में एक शब्द घुसाया गया है, झटका ऑब्लिक मैकेनाइज्ड। हाँ, तो वो मैकेनाइज्ड भी तो हलाल मैकेनाइज्ड है पूरी तरह से। तो ये अजीत जी पूछ रहे हैं, राम राम जी, मैंने गुड़गांव में देखा है कि हिंदू शॉपकीपर हिंदू को हलाल मीट बेच रहा है क्योंकि झटका मीट कम सेल होता है जी, क्यों? आपके व्यूज? तो ये तो अभी तो आपको काफी डिटेल में बताया जा चुका है। वैसे और कुछ कहना चाहें आप रवि रंजन जी तो इनको आप बता दें। एक तो ये स्केल ऑफ इकोनॉमी है, जब आप भी साहब 20 शर्ट्स, आपकी भी शर्ट्स की कंपनी है, मैं 20 शर्ट्स रोज बेचता हूँ और भारत सरकार यानी इंडियन रेलवेज आपको 500 शर्ट्स का ऑर्डर दे देती है, तो मैं जितने में मेरी कॉस्ट ही पड़ेगी उससे सस्ते में आप बेचेंगे। ये स्केल ऑफ इकोनॉमी है नंबर एक। और नंबर दो, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं मीट के, जैसे उसका सींग हो गया, पंजा हो गया, वो हिंदू एक तरह से उसको बायकॉट करा हुआ है। जो पहले हमारे डोम लोग लेते थे, अब वो मुस्लिम इंडस्ट्री है। तो जो बकरा कटा या बकरा जो बिका दुकान पे, उसके सींग मुसलमान तो बेच देगा, हिंदू से कोई खरीद नहीं रहा, उसको उठवाने के पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये बहुत एक मतलब गंभीर विषय है कि वो महंगा क्यों पड़ता है, ये पर वो महंगा पड़ता है डेफिनेटली झटका मीट। जी, और इसी के साथ अब हम प्रोग्राम समाप्त करते हैं, आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। रवि रंजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने गंभीर विषय पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, सभी का मार्गदर्शन किया, और आपसे हम समय समय पर मार्गदर्शन और भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।